उससे पहले थोड़ा सा और चीजें पढ़नी है। अब 150 बात करता है डेटा बैंक के बारे में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। बेसिक प्रोविजंस कुछ भी नहीं है, एक बार रीड ले सकते हो, छोड़ भी सकते हो। एक डेटा बैंक मेंटेन करना है ताकि कंपनीज को इजी रहे उसमें से नाम सिलेक्ट करना, क्योंकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिलते नहीं है, ठीक है। उसमें सब कुछ आएगा, उसका नाम, पता, डिटेल्स, उसको टेस्ट भी पास करना पड़ता है जो अभी रूल 6 में पढ़ेंगे। तो डेटा बैंक में से हम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें उसकी सारी की सारी डिटेल्स आएंगी, जैसे कि उसका नाम, पता, क्वालिफिकेशंस एंड दोज हु आर विलिंग एंड एलिजिबल टू एक्ट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वरना एलिजिबल, वो विलिंग ही नहीं रहेगा तो उसका नाम हम नहीं डलवाते, वो खुद ही आके डलवाता है, ठीक है। और ये डेटा बैंक मेंटेन कौन करेगा? बॉडी और इंस्टीट्यूट और एसोसिएशन, जो कि सीजी बताएगा। दिस इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एट मानेसर, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और वो सारा नाम जो है वो उसकी वेबसाइट, उस साइट इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे चली जाएगी, किसी कंपनी को देखना है तो वो देख ले। एज सच नॉट वेरी रेलिवेंट। ड्यू डिलीजेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी? कौन चेक करेगा कि इसने सारा इंफॉर्मेशन सही दिया नहीं दिया? उसने लिखा मैंने एमबीए करी है, एमबीए करी है नहीं करी है, कौन चेक करेगा? कंपनी। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलीजेंस बिफोर सिलेक्टिंग अ पर्सन फ्रॉम द डेटा बैंक लाइज विद द कंपनी, ठीक है। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो भी अपॉइंट होता है उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी अप्रूव्ड इन जनरल मीटिंग एज पर 152(2), आगे पढ़ेंगे, ज्यादा रेलिवेंट नहीं है अभी। एंड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, जनरल मीटिंग की नोटिस में एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगी, उसमें बताया जाएगा विच इज, जो भी मीटिंग में हम अपॉइंटमेंट कंसिडर कर रहे हैं उसमें बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा? जस्टिफिकेशन दी जाएगी। जस्टिफिकेशन किस चीज की दी जा रही है? कि हमने इस बंदे को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह क्यों चुना, राइट। अब रेलिवेंट पार्ट एक्चुअल में यहां पे स्टार्ट होता है, यहां से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। प्लस देयर वर सम रीसेंट अमेंडमेंट्स ऑल्सो, ओके। देखो रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 में क्या क्या हुआ देखते हैं। एवरी इंडिविजुअल हु इज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑन 1 दिसंबर 2019, उसको कुछ स्टेप्स लेने हैं विद इन 13 मंथ। तो ये ज्यादा रेलिवेंट तो है नहीं, ठीक है। 1 दिसंबर मतलब आपका 2020 इसमें जा चुका है, 2021 में हम ये सारा देख रहे हैं, तो दिस इज नॉट वेरी रेलिवेंट। अब इसको छोड़ के रेलिवेंट क्या है? अ पर्सन जो इस टाइम इंडिपेंडेंट नहीं होएगा लेकिन who intends to get appointed as an independent director after 1 December 2019। अच्छा, तो उसके बाद जो इंटेंड हो रहा है, he shall before such appointment apply online to the institute for inclusion of his name in the data bank। अब जिसको भी, हमारे लिए ये पार्ट ज्यादा रेलिवेंट है, जिसको भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है वो बिफोर अपॉइंटमेंट अप्लाई करेगा। इंस्टीट्यूट का नाम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आगे भी पढ़ेंगे। ऑनलाइन अप्लाई करेगा उसके डेटा बैंक में इंक्लूजन के लिए। और डेटा बैंक में नाम कब तक इंक्लूड किया जाएगा? 1 ईयर, 5 ईयर और लाइफ टाइम। तो देख लो, 1 ईयर, 5 ईयर और फॉर लाइफ टाइम। एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ही शैल टेक सच स्टेप्स एज मे बी स्पेसिफाइड इन सब रूल 2, आगे लिखे जाएंगे। ये स्टेप्स है रिन्यूअल के, लिख लो वहां पे। ये जो स्टेप्स कुछ नहीं है, ये रिन्यूअल है, लिख लो। ये रिन्यूअल की बात हो रही है, ये रिन्यूअल के स्टेप्स है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। आगे चलते हैं। टिल ही कंटिन्यूज टू होल्ड द ऑफिस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, तब तक उसको रिन्यू करवाता रहेगा, रिन्यूअल करवाता रहेगा वो। नाउ नेम हैज बीन इंक्लूडेड। नेक्स्ट स्टेप, सब रूल 4 कहता है ही हैज टू पास एन ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट कंडक्टेड बाय द इंस्टीट्यूट। कब तक पास करना है? विद इन अ पीरियड ऑफ 2 years। within a period of 2 years from the date of inclusion of his name in the data bank। within 2 years उसको सेल्फ असेसमेंट टेस्ट पास करना है। और अगर फेल कर गया, मतलब फेल पेपर में नहीं हुआ है, फेलियर मतलब उसने टेस्ट ही नहीं दिया है, ये वाला फेलिंग विच है, टेस्ट ही नहीं दिया है, उसका नाम रिमूव किया जाएगा। अच्छा, एक एग्जेम्पशन है, बहुत एक्सपीरियंस लोग हो, 3 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है आपका किसी चीज में, वो पढ़ेंगे किस चीज में, तो आपको ये टेस्ट नहीं देना। तो देख लो, एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पास द ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट वेयर ही हैज सर्व फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 years एज ऑन द डेट ऑफ इंक्लूजन ऑफ हिज नेम इन द डेटा बैंक। जिस दिन मेरा नाम उसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है ऊपर वाले एप्लीकेशन के हिसाब से, उस दिन अगर मेरे पास मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस है, किसका एक्सपीरियंस एज डायरेक्टर और केएमपी ऑन द डेट ऑफ इंक्लूजन इन 1 or more ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज, तो मेरे को टेस्ट नहीं देना। अब कौन कौन सी कंपनीज है उनको देखते हैं, ए, बी और सी, और इसमें एक अमेंडमेंट है। सो प्लीज मार्क दिस पॉइंट वेरी वेरी केयरफुली। बताऊंगा आपको अमेंडमेंट क्या और एक एडिशन भी हुआ है। तो देखो कौन कौन सी कंपनीज में ये लोग अगर रहेंगे तो उनको टेस्ट से एग्जेम्पशन मिल जाएगा। सो ए, लिस्टेड पब्लिक कंपनी। यस, आपको ये लिस्टेड पब्लिक और सिर्फ लिस्टेड, ऑल दिस डिस्कशन हैज बीन डन इन द इंट्रोडक्शन वीडियो प्रॉपरली। तो लेकिन लिखते वक्त आपको एग्जैक्टली यही लिखना है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी।
अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, प्राइवेट नहीं है कहीं पे भी इंक्लूडेड, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल होनी चाहिए मिनिमम ₹10 CR, रुपीज INR की भी बात चल रही है क्योंकि नीचे यूएस में भी आने वाला है, यूएसडी में भी, तो ध्यान से, ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल की एक लिमिट लगा दी बिकॉज इट इज अनलिस्टेड। व्हेन इट इज अ लिस्टेड डोंट सी शेयर कैपिटल। नेक्स्ट सी, अ बॉडी कॉर्पोरेट इज वाइडर देन कंपनी, इट इज लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और इन अ कंट्री, मतलब कोई रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो या कोई और कंट्री में है वो, which is a member, that country is a member state of the FATF। FATF की आपको डिटेल्स की जरूरत नहीं है, बस इतना रेलिवेंस बहुत है कि उसमें अलग अलग कंट्रीज पार्ट लेती है टू टेक एक्शन टुवर्ड्स फाइनेंशियल क्राइम्स वगैरह, लाइक मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, तो एक कॉपरेशन रहता है, राइट। तो वो दैट पर्टिकुलर कंट्री इज द मेंबर ऑफ FATF ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, ये रहा फाइनेंशियल क्राइम्स, मैंने आपको मनी लॉन्ड्रिंग बताया। एंड सेकंड कंडीशन क्या है, द रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटीज मार्केट इन सच मेंबर स्टेट, उस पर्टिकुलर कंट्री के जो भी सिक्योरिटीज मार्केट का जो भी रेगुलेटर रहेगा, राइट। जैसे यूएस में SEC है, तो ऐसे अलग अलग, ओके। दैट इज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन, IOSC। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक है, राइट, ये बहुत ही एक स्पेसिफिक क्लॉज है। सी, इसको एज इट इज लर्न करना है। डी, बॉडी कॉर्पोरेट्स विच आर इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, तो ये बाहर की कंपनीज है, डायरेक्ट बाहर की कंपनीज है, लेकिन जिसका शेयर कैपिटल $2 मिलियन और मोर है, तो तकरीबन 15 करोड़ के आसपास INR, बट नॉट रेलिवेंट, आपको यही लर्न करना है। $2 मिलियन जिसका शेयर कैपिटल है, राइट। तो 2 मिलियन पे भी ये क्लॉज हिट कर जाएगा, 2 मिलियन और मोर लिखा है। नेक्स्ट, कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस विच आर सेट अप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेचर कैरिंग ऑन कमर्शियल एक्टिविटीज। सर हमें ऐसे कोई कॉर्पोरेशंस लर्न करनी पड़ेगी क्या? आंसर इज आई डोंट थिंक सो। ऐसा कुछ पूछेगी आईसी आपसे, बता देगी कि ये स्पेसिफिकली एक एक्टिविटी कैरी डाउन कर रही है, एंड देन यू माइट बी रिक्वायर्ड टू एनालाइज वेदर इट इज अ कमर्शियल एक्टिविटी और नॉट, एंड ये एज सच आपको ये कॉर्पोरेशंस आई डोंट थिंक इट वुड बी नीडेड टू लर्न, राइट। तो ये बहुत ही स्पेसिफिक क्लॉजेस है, A to E आपको लर्न करने, ए में से सब क्लॉज में A to E। नाउ इसमें बी जो हम पढ़ते थे दैट हैज बीन अमेंडेड, और इसको छोड़ के एक एडिशन भी हुआ है, तो मैंने आपको रीसेंट अमेंडमेंट प्लस एन एडिशन इन दिस लिस्ट मैंने आपको दिया है इसके अगले पेज पे, तो पहले वही पढ़ लेते हैं। देखो, रीसेंट अमेंडमेंट इन क्लॉज बी ऑफ फर्स्ट प्रोविजो, ये आपको डिटेल्स लर्न करने की जरूरत नहीं है, रूल 6.4 में हम पढ़ रहे हैं। तो देखो मैंने ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट डायरेक्ट दोबारा दे दिया सो दैट देयर इज अ कंटिन्यूटी इन अंडरस्टैंडिंग। सो लेट्स अंडरस्टैंड, provided that an individual shall not be required to pass the online proficiency self-assessment test when he has served for a total period of not less than 3 years as on date of inclusion of his name in the data bank। सर ये तो आपने दोबारा वही बोल दिया, मैंने क्या बोला, ये जस्ट मैं आपको इंट्रोडक्शन के लिए दोबारा दे दिया ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे। तो ऊपर जो पढ़ा था वही कंटिन्यू हो रहा है, और इसका बी वाला अमेंड हुआ है। तो बी वाला क्या है, पढ़ो। इन द पे स्केल, मतलब उसकी पोजीशन क्या है, डायरेक्टर और इक्विवेलेंट या अबव। तो डायरेक्टर या डायरेक्टर जैसा या डायरेक्टर का अबव, किसके अंदर, एनी मिनिस्ट्री, क्योंकि हो सकता है ना किसी मिनिस्ट्री में डायरेक्टर ना हो, डायरेक्टर जैसा ही हो, तो इक्विवेलेंट बोल दिया। मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट किसका, या तो हमारी मेन सेंट्रल गवर्नमेंट या तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट भी अलाउड है। एंड उसका एक्सपीरियंस किसके अंदर आना चाहिए, कॉर्पोरेट अफेयर्स, कॉमर्स, फाइनेंस, इंडस्ट्री, पब्लिक एंटरप्राइजेस और अफेयर्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट कंपनीज और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस व्हिच आर सेट अप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और एनी स्टेट एक्ट एंड कैरिंग ऑन एनी कमर्शियल एक्टिविटीज, राइट। तो ये ऊपर जैसे यहां पे बोला कमर्शियल एक्टिविटीज वाला, इन्हीं के रिस्पेक्ट में वो गवर्नमेंट के साइड से काम कर रहा है, या फिर जनरल कॉर्पोरेट अफेयर्स कंपनी, तो है उसको एक्सपीरियंस है, कोई इसमें स्पेसिफिक ईयर्स नहीं बताया, बस ये पोस्ट बताई है। और ऑब्वियसली जो डायरेक्टर लेवल पे है उसको इतने ईयर्स का एक्सपीरियंस रहेगा ही ना, तो इसमें अलग से दोबारा ईयर्स बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, इस लिस्ट में अभी तक नवंबर 21 तक हम नहीं पढ़ाते थे बिकॉज अमेंडमेंट नहीं थी। मई 22 वालों से आपको ध्यान रखना है, एक ऐड हुआ है एग्जेम्पशन कि फॉलोइंग इंडिविजुअल्स हु आर और हैव बीन फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। भैया अभी हो, आप रहे हो, लेकिन कितना साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपका, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए हमें, एटलीस्ट 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए एज अ क्या, एडवोकेट। सर सिर्फ एडवोकेट लर्न कर ले, नहीं, एडवोकेट ऑफ अ कोर्ट, ठीक है, कोई और अथॉरिटी में नहीं, सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में एक एडवोकेट। इन प्रैक्टिस एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये तो हमारे 3 प्रोफेशंस है ही घर के, इन सब में आपको एम्प्लॉयमेंट में नहीं चलेगी, यू हैव टू रिमेंबर प्रैक्टिस, ठीक है। इन जनों को भी हमने एग्जेम्पशन दे दी कि भैया तुम भी नॉट रिक्वायर्ड टू पास द ऑनलाइन प्रोफिशिएंसी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। सर इसके अंदर कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं,
अभी हमारा एक सी और वो रहता है, वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट, बट कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आई डोंट थिंक इसके अंदर बहुत डिटेल्ड चीजें आएंगी, बट यस एमसीक्यूज बन सकते हैं कि इसके अंदर एमसीक्यूज बनने के चांसेस है। डिटेल्ड आई डोंट थिंक आएगा, बट अगर आ भी गया तो वी कैन डील विद इट, राइट, क्योंकि हम तो प्रॉपर ही सारा कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट हम सी पे चलते हैं। चीफ जनरल मैनेजर और अबव की पे स्केल में, क्योंकि ऊपर वाले में मिनिस्ट्रीज में जनरली पोस्ट रहती है डायरेक्टर वगैरह की, तो बाकी के ऑर्गेनाइजेशंस में वो चीफ जनरल मैनेजर और अबव की पोस्ट में काम कर रहा है। कौन सी है वो ऑर्गेनाइजेशंस? सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आरबीआई, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एक्सचेंज बोर्ड या डेवलपमेंट अथॉरिटी जो आईआरडीए है, पेंशन फंड की अथॉरिटी, एंड रेलिवेंट एक्सपीरियंस, सिक्योरिटी लॉ, इकोनॉमिक लॉ, कॉर्पोरेट लॉस। अब एक बंदा आपसे पूछ रहा है, सर अगर मैं एक ही टाइम पे 2 जगह काम कर रहा था ऊपर वाली स्पेसिफाइड कंपनीज में, तो मेरा तो 2 बार गिना जाएगा ना, उसको डबल डबल गिनूंगा ना? नहीं, एक ही बार गिन लेना। तो देख लो नोट में स्पेसिफाई किया है, व्हाट इफ एन इंडिविजुअल एक्टेड एज ए डायरेक्टर और केम इन मोर देन 1 अबाउ स्टेटेड कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट्स एट द सेम टाइम, काउंटेड वंस। ज्यादा शान पत्ती नहीं, एक ही बार काउंट करेंगे। एक टाइम पे 2 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ही बार काउंट करेंगे। और ये पूरा का पूरा सेक्शन 8 कंपनीज में नहीं लगता, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, बिकॉज दिस रिलेट्स टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। सर्टेन अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने ऊपर सब रूल 2 में बताया था ना, रिन्यूअल, तो देख लो जब भी मेरा 1-5 लाइफ टाइम में तो रिन्यूअल होगी नहीं, क्योंकि पूरे लाइफ टाइम के लिए मेरा नाम डल गया है। 1 साल या 5 साल के लिए मैंने डलवाया, उसके बाद मेरे को नाम रिन्यू करवाना पड़ेगा। कितने टाइम में? मार्क करो, विद इन 30 डेज फ्रॉम एक्सपायरी, और अगला वाला अगेन 1, 5 और लाइफ टाइम। ओके, तो इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने नाम रिन्यू नहीं करवाया तो आपका नाम रिमूव कर देंगे हम, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। सर पासिंग परसेंटेज कितनी चाहिए? डर लग रहा है बहुत पेपर देने में। 50%, 50% हमें एग्रीगेट चाहिए, वो पासिंग परसेंटेज चाहिए। कितने अटेम्प्ट है सर? देते रहो, नो लिमिट, अनलिमिटेड। सर इंस्टीट्यूट तो ऊपर बता दिया था आपने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एट माने सर। अच्छा, 149(7) में डिक्लेरेशन थी ना, किस चीज की? 149(6) कंप्लायंस, उसके साथ एक और डिक्लेरेशन देनी है आपको, उसी में लिख देना है कि सर हम रूल 6 का सब रूल 1 और रूल 6 का सब रूल 2 भी कंप्लाई कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, नेक्स्ट सेक्शन वी हैव टू डू इज सेक्शन नंबर 166 दैट डील्स विद ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर। One very important point to be noted that there are certain duties that need to be carried out, जो हम सेक्शन 166 में पढ़ेंगे, and these are to be carried out by every director. डायरेक्टर के आगे कैरेक्टरिस्टिक नहीं लगाई मैंने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, सारे के सारे डायरेक्टर इसको कंप्लाई करेंगे। सो मैंने क्लैरिफाई किया, रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ डायरेक्टर ही और शी मे बी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। कभी आपको कंफ्यूजन भी आ सकता है इसके अंदर कि सर नॉमिनी डायरेक्टर, इनफैक्ट लेट मी टेल यू, छोटा सा एक 1 मिनट लगेगा एक एक्स्ट्रा बात बताने के लिए। प्रैक्टिकली देयर आर मेनी इश्यूज विथ रिस्पेक्ट टू दिस टॉपिक ऑफ नॉमिनी डायरेक्टर, क्योंकि नॉमिनी डायरेक्टर लेके आता है अपने साथ एक फिक्स्ड एम कि आई विल प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन विच हैज अपॉइंटेड मी, लेकिन मैं इस कंपनी में एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हूं, कहीं ना कहीं कुछ कंफ्लिक्ट आ सकता है क्या? इसके ऊपर बहुत सारी चीजें प्रैक्टिकली अवेलेबल है, केस लॉज है, बहुत सारी कमिटीज के वो है, मतलब देयर इज अ वास्ट डिस्कशन, राइट, बट वी विल नॉट गो इनटू दैट बिकॉज इट इज नॉट एग्जाम रेलिवेंट। बस आपको ध्यान रखना है हर एक डायरेक्टर ये चीज करेगा। लेट्स अंडरस्टैंड क्या क्या है उसके ड्यूटीज। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, एक कोई भी कंपनी का कोई भी डायरेक्टर शल एक्ट में, नहीं करना ही पड़ेगा भाई तेरे को, शल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी, मतलब जिस कंपनी का अ और द भी आपको एक एक चीज ढंग से पढ़नी है। इस बुक की मेरे साइड से आई विल टेल यू दैट दिस इज हाईलाइट विच आई हैव इंश्योर्ड। अब आपको वो अच्छी लगती है नहीं, दैट इज कंप्लीटली इन योर हैंड्स, बट आई हैव ट्राइड कि इसको मैं फ्लो चार्ट में भी डिवाइड करूं, लेकिन लीगल लैंग्वेज कहीं पे भी ना मिस करूं। छोटी छोटी बात देखो, उस कंपनी के अ और द का भी इसमें मतलब है, कोई भी कंपनी का डायरेक्टर उस कंपनी के मतलब द कंपनी के आर्टिकल्स के साथ कंप्लाई करेगा। सर ये स्टार्टिंग में ये लिख दिया, ये ऐसी है क्या? सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। पेपर में ना लिखे तो सी, माना पेपर में मुश्किल हो सकता है याद रखना, बट लेट मी टेल यू द रेलेवेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। लॉ में कोई भी चीज फालतू में नहीं दे रखी होगी। देखो ये क्या कह रहे हैं, अगर आर्टिकल्स एक्ट के अगेंस्ट चले जाए, जल्दी से बताओ, अगर आर्टिकल्स एक्ट के अगेंस्ट चले जाए तो किसकी मानूंगा? सर हमने तो इसको पढ़ा ही नहीं, हमने इसको सपोज पढ़ा ही नहीं, तो मैं आर्टिकल्स की मानूंगा? नहीं। इसीलिए आपको ये पढ़ना है और इसका इंपॉर्टेंस समझना है कि भैया एक्ट को मद्देनजर रखते हुए, कीपिंग इन व्यू द प्रोविजंस, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, गो एज पर आर्टिकल्स। तो मतलब कल को आर्टिकल्स और एक्ट में दिक्कत आई तो हमारा कौन प्रिवेल करेगा? सर एक्ट प्रिवेल करेगा।
किसने बोला? ये आप ही बोल रहे हो, किसने बोला है? गो टू सेक्शन नंबर 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आपके कोर्स में एक्सप्लिसिटली पार्ट नहीं है, लेकिन चैप्टर नंबर 1 में 2 में हमने कई जगह क्वेश्चन आंसर्स में इसको डिस्कस किया है और करेंगे, राइट? सेक्शन 6 सेज दैट एक्ट विल ओवरराइड आर्टिकल्स और मेमोरेंडम इफ एनी इनकंसिस्टेंट प्रोविजंस आर प्रोवाइडेड देयरिन, राइट? ओके, तो एक एक वर्ड का मतलब समझो। नेक्स्ट, अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल एक्ट इन गुड फेथ इन ऑर्डर टू प्रमोट द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी। उस कंपनी के, द यूज कर लिया, मतलब उस कंपनी के जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको प्रमोट करना है। किस चीज के लिए? बेनिफिट ऑफ द मेंबर्स एज अ होल एंड इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी, कंपनी के एम्प्लॉइज, शेयर होल्डर्स, कम्युनिटी एंड एनवायरमेंट। जनरलाइज्ड है बहुत। अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल एक्सरसाइज हिज ड्यूटीज विद ड्यू रीजनेबल केयर, स्किल, डिलीजेंस एंड शैल एक्सरसाइज इंडिपेंडेंट जजमेंट। ओके, बहुत ही नॉर्मल है। नेक्स्ट, a director of a company shall not involve in a situation in which he may, हो सकता है, उसका हो भी सकता है, तब भी आपको नहीं इन्वॉल्व करना। किसके अंदर? ऐसी सिचुएशन में इन विच ही मे हैव अ डायरेक्ट, मतलब खुद का, या इनडायरेक्ट कुछ इधर उधर रिलेटिव्स वगैरह के थ्रू, इंटरेस्ट दैट कन्फ्लिक्ट्स और पॉसिबली मे कन्फ्लिक्ट, अभी कर रहा है या फिर आगे जाके कर सकता है, तो अभी आप उसको अवॉइड करो सिचुएशन को, ठीक है? पॉसिबली मे कन्फ्लिक्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। आप कंपनी का, सपोज एक बिल्डिंग का काम है, कंपनी इज इनटू रियल एस्टेट, आप अपना कुछ एक बिजनेस मत स्टार्ट करो रियल एस्टेट का, कंफ्लिक्ट कर जाओगे आप कंपनी के साथ। तो हो सकता है आप कंपनी के कॉन्टैक्ट्स, कंपनी में रह के अपना फायदा करवाओ, नहीं कर पाओगे। सेक्शन 166 सबसेक्शन 4, ये ध्यान रखना, ये सारे सबसेक्शन है, राइट? ओके, नेक्स्ट, अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल नॉट अचीव और अटेम्प्ट टू अचीव, ध्यान से, मतलब अचीव मतलब उसमें से फायदा उठाना भी नहीं है, कोशिश भी मत करना, अटेम्प्ट टू अचीव भी मत करना। क्या? अनड्यू गेन और एडवांटेज इधर टू हिमसेल्फ और रिलेटिव्स, पार्टनर्स, एसोसिएट, मतलब तू या तेरे जानकार। तेरे जानकार मतलब कौन? तेरे भाई बहन, तेरे रिलेटिव, मतलब भाई बहन नहीं, आप एग्जैक्ट रिलेटिव वर्ड यूज करो क्योंकि कंपनीज एक्ट में रिलेटिव डिफाइंड है। रिलेटिव, तेरे पार्टनर लोग, तेरे फर्म में कोई पार्टनर है, तेरे कोई एसोसिएट है, तो वाइड कवरेज दे दी। एंड if such director is found guilty of making any undue gain, he shall be liable to pay an amount equal to that gain to the company। मतलब अगर हमने तो मना कर दिया, लेकिन फिर भी अगर तू नहीं माना, तूने पैसे लिए, अनड्यू गेन का तू गिल्टी माना गया, यू हैव बीन फाउंड गिल्टी ऑफ मेकिंग, यू डिड मेक अनड्यू गेन, रिटर्न दैट अमाउंट, he shall be liable to pay an amount equal to that gain to the company। कंपनी, द कंपनी मतलब जिसका वो डायरेक्टर है, जिसका वो डायरेक्टर है उसको पैसा वापस कर, जिसका वो डायरेक्टर है उसको पैसा, जो उस कंपनी को पैसा वापस कर, राइट? सिक्स्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस। इसमें से ना मैं एक बहुत ही एक वर्ड थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूं आपके लिए। अब आप इस चीज को एनालाइज करोगे, हिज, मैं अभी बताऊंगा आपको, 2 मिनट के लिए एनालाइज करो। हिज ऑफिस एंड एनी असाइनमेंट सो मेड शैल बी वॉइड। हिज का मतलब कुछ आ रहा है क्या दिमाग में? हिज ऑफिस मतलब क्या आ सकता है? देखो, व्हेन वी से हिज ऑफिस, इट मींस ड्यूरिंग द टाइम जब मैं उस ऑफिस पे हूं। सपोज मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ऑफिस में है मतलब फिजिकली नहीं, मिस्टर एक्स ने होल्ड कर रखा है ऑफिस। अब यहां पे वो सेक्शन बोलेगा कि भैया तू असाइन नहीं कर सकता ऑफिस। सर पहली बात तो ये आ रही है दिमाग में, असाइनमेंट रोक क्यों रहे हैं? एक बात बताओ, डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट किसने करी? जनरल अपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूं, ठीक है, जनरल अपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूं, मेंबर्स ने करी, ठीक है, रोटेशनल डायरेक्टर मान लो। मेंबर्स ने सोच समझ के सेक्शन 160 में उससे 1 लाख रुपए लेके उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास करके लगाया, मेरे को, सपोज देश को लगाया। कल को मेरा एक फ्रेंड है आदित्य, ठीक है, अब मैं बोल देता हूं आदित्य को, भाई तू मेरा ऑफिस पकड़। मेंबर्स वहां से क्या कहेंगे? ऐसे खड़े होके वो कहेंगे भाई तेरे को हमने अपॉइंट किया, तेरी कैपेबिलिटीज को हमने, तेरा सीवी देखा, तेरे एक्सपीरियंस देखा, हमने प्रॉपर 160 का कंप्लायंस करके तेरे को अपॉइंट करवाया, तू किसी और को कैसे बुला सकता है? हमें तो वो पता ही नहीं है। पोजीशन इज ऑफ ट्रस्ट, फिड्यूशियरी कैपेसिटी है तेरी, तो तू ये सब किसी और को कैसे सौंप सकता है जो जिसको हम जानते ही नहीं है, राइट? सो दिस इज वेरी वेरी लॉजिकल। तो असाइनमेंट क्यों नहीं कर रहे, क्यों मना कर रहे, ये क्लियर है। और हिज का मतलब क्या है कि जब मैं उस ऑफिस में हूं तब मैं असाइन नहीं कर सकता। सपोज इस डायरेक्टर की डेथ हो जाती है, अब क्या उस ऑफिस पे कोई है? आंसर इज नो। तो हिज वर्ड क्या रेलिवेंट रहा? मतलब हिज वर्ड क्या कंप्लाई हुआ? नो, क्योंकि उस ऑफिस में तो कोई है ही नहीं। व्हेन आई एम नॉट इन द ऑफिस, हाउ कैन आई असाइन that office to someone? So if a question comes that Mr. X was a director, he by his will
and allowed as per articles named a successor to his office as a director and Mr. X died and that successor came and assumed the office. Is it valid? मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स वहां पे क्या लिख के आएंगे, असाइनमेंट है, असाइनमेंट है, असाइनमेंट है। सेक्शन 166 सबसेक्शन 6 void, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि उसने वो कर दिया है, सक्सेसर को दे दिया है। आंसर हो जाएगा रॉन्ग। इसके ऊपर एक केस लॉ है जो मैं आपको क्वेश्चन बैंक में करवाऊंगा, लेकिन यही डिस्कस कर लिया आपसे। तो आप क्या लिख के आओगे, द वर्ड यूज्ड इज हिज। व्हेन अ डायरेक्टर डाइज ही इज नॉट एट द ऑफिस, ऑफिस में तो वो है ही नहीं अब, तो हिज वर्ड का रेलिवेंस रखते हुए अब वो असाइनमेंट होएगी नहीं ना। नॉर्मल नया बंदा आया है, उसने किसी को नहीं असाइन किया है, तो उस केस में वो सक्सेसर का अज्यूम करना ऑफिस इज एब्सोल्युटली वैलिड एज पर लॉ। इसके ऊपर भी क्वेश्चन भी कराऊंगा। अच्छा सर, लेकिन आपने देखा होगा डायरेक्टर्स वगैरह ना डेलीगेट कर देते काम कि हाँ भैया ये काम आज आप करो, ये आप करो। ऑब्वियसली डायरेक्टर खुद थोड़ी ना काम करेगा। सो डेलीगेशन इज डिफरेंट फ्रॉम असाइनमेंट, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज। सो डेलीगेशन ऑफ वर्क बाय डायरेक्टर इज एब्सोल्युटली अलाउड, इट इज नॉट असाइनमेंट ऑफ ऑफिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये मैंने क्यों डाला है पॉइंट, ये आपके आईसीआर मटेरियल में भी है, तो एक अच्छा पॉइंट है, मतलब ओके है। मैं बता देता हूं, ये जो ऊपर की ड्यूटीज है ना 1 to 6 सबसेक्शन 1 to 6, ये एक्सप्लिसिटली 166 ने बताई है। इसको छोड़ के भी बहुत सारी ड्यूटीज है डायरेक्टर की जिसकी लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, एग्जाम्पल, डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग करनी पड़ती है वेरियस अथॉरिटीज को, आरओसी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, एनसीएलटी को, जनरल मीटिंग कन्वीन करानी पड़ती है, बोर्ड मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, इंटरेस्ट डिस्क्लोजर देना पड़ता है, सेक्शन नंबर 184 में पढ़ेंगे अभी, टू अप्रूव द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अप्रूव कौन करता है, डायरेक्टर्स। अडॉप्ट कौन करता है, मेंबर्स। तो ये फिर अप्रूव एंड अटैच द बोर्ड रिपोर्ट भी अटैच करवानी पड़ती है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ता है। मुझे पता है प्रोसेस है पूरा, वो आप वैसे मत सोचो कि पूरा मैंने डिटेल में दे दिया है, क्योंकि सेक्शन 139 हमारा पार्ट नहीं है कोर्स का, तो ऑब्वियसली रेड विद सेक्शन 139, बट यस फर्स्ट ऑडिटर की जो ड्यूटी दे रखी है। एंड ये लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, और भी बहुत सारी ड्यूटीज आपको मिलेंगी इसके अंदर, तो वो एक आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन ड्यूटीज का सवाल आए तो ये आपको 166 अच्छे से क्लियर होना चाहिए एंड ये जनरल पता होना चाहिए, राइट। आई होप सेक्शन 166 इज ऑल्सो क्लियर। इसके रिस्पेक्ट में एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। एक्स वॉज अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर फॉर लाइफ बाय द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कर सकती है, पब्लिक कंपनी नहीं कर सकती, आगे पढ़ेंगे। पब्लिक कंपनी मतलब रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है, वो पढ़ेंगे अभी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जून, कोई रेलिवेंट नहीं है। आर्टिकल्स एम्पावर्ड एक्स टू अपॉइंट अ सक्सेसर, ओके। एक्स बाय हिज विल, उसने अपनी विल में लिख दिया कि मेरे मरने के बाद मेरा जो सक्सेसर आएगा वो आएगा जी। कैन जी सक्सीड एक्स एज डायरेक्टर आफ्टर डेथ ऑफ एक्स? आंसर मुझे बताओ आपने क्या सोचा, मैसेज करो मुझे बताओ आपने क्या सोचा। मेजॉरिटी बच्चे सोचेंगे नो 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 नो, भाई दिस इज असाइनमेंट सर। नहीं, असाइनमेंट नहीं है, इसके ऊपर केस लॉ था और कोर्ट ने क्या डिसाइड किया, जब आप ये जो वर्ड्स पढ़ रहे हो ना, अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस, इसको मार्क करो, ये अलग से कीवर्ड मार्क करो। ये हिज ऑफिस तभी माना जाएगा जब वो बंदा ऑफिस में है। इफ दैट डायरेक्टर डाइज, उस ऑफिस में कोई है ही नहीं, तो हिज कैसे हुआ, वो बंदा है ही नहीं हिज के लिए। तो देखो ये तो 166 ने क्या बोला, इन द गिवन केस ये सब ठीक है। देखो मेन, द वर्ड हिज यूज्ड इन 166 इंडिकेट्स दैट द प्रोहिबिशन अप्लाइज only when an office held by a director is assigned to any other person. When a director dies, the office becomes vacant and therefore such office cannot be assigned to any other person. अगर डेथ हो चुकी है तो ऑफिस मेरे पास है ही नहीं, ऑफिस ही नहीं है तो असाइन कैसे करूंगा, hence it is not an assignment. Therefore appointment of new person in office does not amount to an assignment as per 166. केस लॉ का नाम याद रहे तो रख लेना, पेपर में डाल देना, वरना छोड़ देना। तो कंक्लूजन, जो करंट केस में अपॉइंटमेंट है और सक्सेसर जो आया है जी, इज एब्सोल्युटली वैलिड एज पर लॉ एंड इट डज नॉट अमाउंट टू असाइनमेंट ऑफ ऑफिस। नेक्स्ट चलते हैं, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। तो बात आती है सर फर्स्ट डायरेक्टर एंड सब्सिक्वेंट डायरेक्टर। तो देखो 152(1) में फर्स्ट डायरेक्टर की बात चलती है पहले। अदर देन ओपीसी में, क्योंकि ओपीसी के अलग प्रोविजन है, वेयर नो प्रोविजन इज मेड इन द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी। अगर आर्टिकल शांत है तो क्या होएगा, अगर जनरली क्या होता है ना, आर्टिकल्स बता देते फर्स्ट डायरेक्टर कौन रहेगा, देन आर्टिकल्स के हिसाब से चलो। नहीं तो जो सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम होंगे एंड इंडिविजुअल्स होंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा था कि डायरेक्टर्स नीड टू बी इंडिविजुअल्स, दे शैल बी डीम्ड टू बी द फर्स्ट डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, जिनका टेन्योर रहेगा अंटिल द डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड। जब तक नॉर्मल डायरेक्टर्स नहीं आते तब तक फर्स्ट डायरेक्टर्स का काम रहता है। और सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट, मतलब अनलेस एंड अंटिल हम कुछ और नहीं कहते, एवरी डायरेक्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन द जनरल मीटिंग। इसका एग्जांपल
आगे आने वाला है सेक्शन नंबर 161 में एडिशनल ऑल्टरनेट नॉमिनी कैजुअल वैकेंसी, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये अलग से अगर हम नहीं बोलते तो जनरल मीटिंग, अलग से बोल देते हैं तो जहां पे भी हमने जो चीज बोल रखी है, जैसे इस केस में सेक्शन 161 में बोर्ड अपॉइंट करता है, राइट। ओपीसी कंपनी में फर्स्ट डायरेक्टर की बात कैसे होती है? एन इंडिविजुअल बीइंग द मेंबर शैल बी डीम्ड टू बी इट्स फर्स्ट डायरेक्टर अंटिल द डायरेक्टर और डायरेक्टर्स आर ड्यूली अपॉइंटेड बाय द मेंबर एज पर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो वो इंडिविजुअल मेंबर है वो बन जाएगा फर्स्ट डायरेक्टर अंटिल एंड अनलेस जो भी वो मेंबर है डायरेक्टर्स को नहीं लगाता। ओके, लेट्स कमेंस विद सबसेक्शन 3। नाउ देयर इज अ सर्टेन प्री कंडीशन जो मैंने ऊपर ऑलरेडी 164 में डिस्कस करी थी, डिन नंबर। प्री कंडीशन टू बिकम अ डायरेक्टर, ही शुड बी अलॉटेड अ डिन नंबर अंडर सेक्शन 154, आगे पढ़ेंगे अभी डिन का फ्लो चार्ट में, और एनी अदर नंबर एज में भी प्रिस्क्राइब अंडर 153 अगर सीजी को प्रिस्क्राइब करता है तो। देयर आर सर्टन सबमिशंस रिक्वायर्ड टू बिकम अ डायरेक्टर इन जनरल, जो भी अगर वो डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग बन रहा है या अदरवाइज कैसे भी बन रहा है, अगर डायरेक्टर बनते हो तो कुछ चीजें चाहिए। क्या 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 सबमिट करोगे आप? सबसे पहले तो हमें आपका डिन चाहिए या कोई भी अदर प्रिस्क्राइब नंबर चाहिए। ये कौन कह रहा है? 152 सबसेक्शन 4। तो सबसे पहले तो डिन दे दो, ठीक है, ले लिया। दूसरा, डिक्लेरेशन दो कि आप डिस्क्वालीफाइड नहीं हो 164 में। ये किसने बोला? सेक्शन 152 सबसेक्शन 4 में। और तीसरा, आपके ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो रही है, यू गिव योर कंसेंट टू होल्ड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर। तो कंसेंट टू होल्ड द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर विल फाइल इन फॉर्म DIR2, ये सबसेक्शन 5 कहता है डायरेक्टर विल फाइल इन फॉर्म DIR2, ये रूल 8 ने बोला है। और ये जो कंसेंट है ये कंपनी से ROC के पास भी फाइलिंग होती है इन रूल एज पर रूल नंबर 8 इन फॉर्म DIR12। तो डायरेक्टर ने कंपनी को कंसेंट फाइल करी DIR2 में, कंपनी ने ROC को फाइल करी DIR12 में। ये दोनों चीजें किसने बोली? रूल नंबर 8 ने। तो कंपनी शैल फाइल सच कंसेंट विद द रजिस्ट्रार विद इन 30 डेज, सारे मोस्टली 30 डेज ही आते हैं, इन फॉर्म DIR12 प्लस फीस। ठीक है, एक चीज का ध्यान रखना, अभी एग्जामिनेशन में पढ़ाऊंगा, यहां पे आप लिंक कर सकते हो। ये जो कंसेंट वाली बात लिखी है ना, अगर गवर्नमेंट कंपनी में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करता है तो उस केस में कंसेंट को फाइल करने की जरूरत नहीं होती है। कंसेंट देने की जरूरत ही नहीं होती है तो फाइल भी नहीं होगी। कंसेंट देने की जरूरत नहीं है तो आगे फाइल भी नहीं होगी, राइट। एक प्रोविजो है 152 सबसेक्शन 5 का, इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंटमेंट इन जनरल मीटिंग एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाएगा जो कि उस जनरल मीटिंग की नोटिस के साथ एनेक्स किया जाएगा, विच शैल इंक्लूड अ स्टेटमेंट दैट इन ओपिनियन ऑफ द बोर्ड ही फुलफिल्स द कंडीशन स्पेसिफाइड इन दिस एक्ट फॉर सच अपॉइंटमेंट। अब ये ऑब्वियसली जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर देखोगे, मार्क कर लेना सेक्शन 8 के लिए चीज नहीं एप्लीकेबल, राइट। इसका एग्जाम्पशन मैंने जो आपको अभी बताया ये रहा 152 सबसेक्शन 5। क्या है वो? Provision with respect to consent by the director is not applicable if any appointment is done by the central government or state government। तो वहां पे भी लिंक कर सकते हो, यहां पे भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी इसके अंदर अभी आपको और कोई भी एग्जाम्पशन नहीं पढ़नी है। अब आते हैं हम डिन के प्रोविजंस पे। तो डिन को ना अगेन टेक्स्ट फॉर्म में भी दे सकता था, बिल्कुल मजा नहीं आएगा, कुछ समझ नहीं आएगा, तो इसको बहुत मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। देखो, प्रोविजंस ऑफ डिन, Director identification number 153 is read with rule number 9 which deals with the application for DIN। पता होना चाहिए आपको, आप डिटेल में इसको लर्न करोगे भी नहीं, जरूरत भी नहीं है, बस पता होना चाहिए। 153 और रूल 9 को एक साथ रीड किया जाता है जिसके अंदर एप्लीकेशन जाता है DIN के लिए, और 154 is read with rule 10 which deals with the allotment of DIN। We will study the whole process together in a single comprehensive flow chart। अब देखो ये भाई साहब है, इसका नाम कुछ भी दे दो आप, ठीक है, कुछ भी दे दो। He says that I am going to be appointed as a director in an existing company, so he is an applicant for DIN। अब वो क्या चिल्ला रहा है? प्लीज मुझे DIN दो, I want DIN। अब प्रोसेस क्या है? He has to file an application electronically in form DIR3 along with the prescribed fees। फीस आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, कौन से रूल्स वगैरह, प्रिस्क्राइब फीस लिख देना, कोई नंबर नहीं कटेंगे। फॉर्म DIR3 प्लस प्रिस्क्राइब फीस, उसके साथ क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं? ही शैल फर्स्ट डाउनलोड दैट फॉर्म फ्रॉम द पोर्टल, एमसीए के पोर्टल से डाउनलोड करो, फिल इन द पर्टिकुलर सॉर्ट देयर इन, वेरीफाई द फॉर्म, साइन द फॉर्म, DSC के साथ साइन होता है, एंड आफ्टर अटैचिंग द कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स पढ़ेंगे, स्कैन एंड फाइल द एंटायर सेट इलेक्ट्रॉनिकली। सब कुछ, ये चारों स्टेप्स आपको 5 स्टेप्स दिए हुए, 5 अच्छे से लर्न करने हैं। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं? फोटोग्राफ, शक्ल बताओ भाई अपनी, आइडेंटिटी प्रूफ, आप जो हो आप वही हो, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी,
आप जो बोल रहे हो आप वही हो। नेक्स्ट, प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, कहाँ रहते हो, एक सेकंड इसको मैं छुड़वा रहा हूं। लास्ट, स्पेसिमेन सिग्नेचर ड्यूली वेरीफाइड, अपना सिग्नेचर बताओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क करना। बोर्ड रिजोल्यूशन प्रपोजिंग हिज अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर इन एन एग्जिस्टिंग कंपनी, मैंने देखो इसको यहां पे भी लिंक किया हुआ है, एग्जिस्टिंग कंपनी बोल्ड में है तो कुछ तो मतलब होगा ना, मैंने इसको बोल्ड में डाल रखा है, इसको मैंने पूरा एक एग्जांपल के साथ आगे एक्सप्लेन किया है, बस अभी ध्यान रख लेना ये सारा प्रोसेस एग्जिस्टिंग कंपनी में अपॉइंट होने के लिए, अगर मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं तो मुझे डिन चाहिए होगा, उसके लिए हो रहा है। नई कंपनी में ऐसा प्रोसेस नहीं होता है, अभी बताऊंगा, ठीक है। अब सीजी क्या करेगी, सीजी ने क्या कर रखा है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इट शैल प्रोवाइड एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन थ्रू द पोर्टल ऑन द वेबसाइट ऑफ एमसीए। एमसीए के एक सिंगल पोर्टल है, उसके थ्रू सारा काम हो जाता है। अब क्या होगा, ये DIR3 इट शैल बी साइंड एंड सबमिटेड, it shall be signed and submitted electronically by that applicant using his or her own digital signature certificate। तो नॉर्मल सी बात है, DSC लगाऊंगा और उसको सबमिट करूंगा और उस फॉर्म को डिजिटली वेरीफाई करना पड़ेगा। अब यहां पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, जनरली सब जगह हम पढ़ते आ रहे हैं और इसमें भी पहले ऐसा ही था कि CA CS कॉस्ट अकाउंटेंट वेरीफाई करेंगे, यहां पे अब वो नहीं है, यहाँ पे वो चीज नहीं है। अगर आप कोई पुरानी बुक पढ़ रहे हो तो प्लीज इसको अपडेट कर देना, अगर नहीं हो रखा है तो बहुत गलतियां होती है इस वाले पार्ट में, कि इस चीज की जो वेरिफिकेशन है डिजिटली कौन करने वाला है, अ कंपनी सेक्रेटरी इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, या फिर कंपनी का MD, डायरेक्टर, CEO, CFO of the company in which he is intended to be appointed as in an existing company। तो उस कंपनी के लोग कवर किए हैं। प्रोफेशनल्स में से सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी आया, वो भी प्रैक्टिस वाला नहीं, वो भी प्रैक्टिस वाला नहीं, एम्प्लॉयमेंट वाला। नॉर्मल ऑडिटर, कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट ऑडिटर नहीं आया इसके अंदर, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस नहीं आया इसके अंदर, ठीक है। इन चीजों को मार्क करो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां पे गलतियां होती है। अब मैंने DIR3 को सबमिट कर दिया है, एप्लीकेशन नंबर मेरा एक जनरेट हो जाएगा जो कि रेफरेंस नंबर होता है, ठीक है। बहुत ही लॉजिकल है यार ये, एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, उसका आप रेफरेंस रख लेना आगे कोई भी कम्युनिकेशन करनी हो तो। ये बात शुरू हो चुकी है अब हमारी रूल 10 में, ये बात शुरू हो चुकी है रूल 10 में। रूल 9 में हमने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है 153 के साथ जो रीड करते हैं। अब एप्लीकेशन रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नाउ व्हाट, प्रोसेसिंग होगी सर, उसमें क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट शैल प्रोसेस द एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर अलॉटमेंट ऑफ डिन एंड इट शैल डिसाइड ऑन द अप्रूवल और रिजेक्शन एंड कम्युनिकेट द सेम टू द एप्लीकेंट along with the din allotted in case of approval। अगर अप्रूवल होता है तो 1 महीने में उसका मैं प्रोसेस करके डिन नंबर दे दूंगा। कैसे दूंगा, बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिकली और एनी अदर मोड। कितने टाइम में, 1 मंथ, 1 मंथ में प्रोसेसिंग होती है, ठीक है, 1 मंथ में प्रोसेसिंग होती है। लेकिन CG के थ्रू जब वो एप्लीकेशन रिव्यू हो रही थी, उसके अंदर मेरी फोटो खराब गई, मेरा स्पेसिमेन सिग्नेचर लगाना भूल गया, मेरी अटैचमेंट नहीं गई, अटैचमेंट इनवैलिड फाइल निकली, तो क्या होगा, देखो, if the central government on examination finds such application to be defective or incomplete, कुछ डिफेक्ट है या कुछ इनकम्प्लीट है, then it shall give an intimation of such defect or incompleteness। कैसे, by placing it on the website and by email to the applicant who has filed such application। कितने दिन का समय देंगे आपको ठीक करने के लिए, 15 दिन। उसमें डायरेक्ट किया जाएगा एप्लीकेंट को टू रेक्टिफाई सच डिफेक्ट्स और इनकम्प्लीटनेस बाय रीसबमिशन, दोबारा सबमिट करो। जीएसटी में भी आपने देखा होगा क्लैरिफिकेशन आता है, उसका रीसबमिशन होता है, तो रीसबमिटिंग द एप्लीकेशन विद इन 15 डेज। अब इसके बाद 2 ही चीजें होंगी, 3 चीजें होंगी इनफैक्ट, तीसरी उन्होंने लिखी नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं है। अगर आप इस डिफेक्ट को 15 दिन में ठीक कर देते हो, आप लिख सकते हो, अगर ये 15 दिन में डिफेक्ट जो है वो ठीक हो जाता है, लिखो, अगर 15 दिन में डिफेक्ट ठीक हो जाता है, प्रॉपर तरीके से आप सही कर देते हो, तो आपको डिन अलॉट हो जाएगा, तो आपको डिन अलॉट हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है, लॉ ने, रूल ने भी नहीं लिखा है। लेकिन इफ द डिफेक्ट हैज बीन रेक्टिफाइड पार्शियली और इंफॉर्मेशन इज फाउंड स्टिल टू बी डिफेक्टिव, मतलब आपने कोशिश तो करी ठीक करने की लेकिन ढंग से नहीं काम किया है, अभी भी पार्शियल है, रेक्टिफिकेशन भी पार्शियल है या अभी भी डिफेक्टिव है, तो उस केस में दोबारा मौका नहीं देंगे। CG shall reject the application and direct the applicant to file fresh application with complete and correct information। और अगर आपने कुछ भी नहीं किया, यहां तो चलो आपने कुछ तो कोशिश करी, हालांकि वो कोशिश ठीक नहीं थी, यहां पे आपने कुछ भी नहीं किया, इन केस डिफेक्ट्स आर नॉट रिमूव्ड विद इन द गिवन टाइम, आपकी एप्लीकेशन इनवैलिड। यहां पे वर्ड यूज करना है रिजेक्ट, क्योंकि एप्लीकेशन फाइल हुई है, यहां पे कुछ भी नहीं किया है, तो वर्ड यूज करना है इनवैलिड इन द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। और दोनों ही केस में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बाय पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिकली और एनी अदर मोड। अच्छा सर, फीस का क्या होगा, फीस मेरी एडजस्ट करवा देना, रिफंड करवा देना, नो। स्टेटस ऑफ फीस देख लो,
In case of rejection or invalidation of application, the fee so paid with the application shall neither be refunded nor adjusted with any other application. Okay. अब certain important points to be noted. Existing company वाला point ध्यान रख लेना, अभी बताऊंगा. Validity of DIN, मेरे को जो DIN मिलेगा मेरे को 6 महीने का होता है, 6 साल का होता है, लाइफ टाइम. DIN अलॉटेड लाइफ टाइम के लिए, किसी और को अलॉट नहीं किया जाएगा. एक DIN एक बंदा, 1 person 1 DIN. ठीक है, ये रूल नंबर 10 कहता है. नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो ऊपर पावर सारी हमने पढ़ी वो डेलीगेटेड है किसको? रीजनल जॉइंट डेप्यूटी असिस्टेंट डायरेक्टर्स, जो कि आरडी के ऑफिस में है नोएडा. 4 पोस्ट को याद रख लेना, मेन ऑफिस आरडी नोएडा. ठीक है, रीजनल जॉइंट डेप्यूटी असिस्टेंट. अगर ये देखो छोटी छोटी बातें आपको लगेगा ये सब क्या करनी सर, ये सब कुछ करना है कि पॉइंट को इंपॉर्टेंट मार्क करो, हमें नहीं पता कैसे एग्जाम में आ जाए. इन केस द नेम ऑफ द पर्सन डज नॉट हैव अ लास्ट नेम, कई जनों का होता है लास्ट नेम नहीं होता, तो उसको 2 काम करने हैं. अपने फादर या ग्रैंडफादर का सरनेम यूज करना है और DIR3A में उसको एक डिक्लेरेशन देनी है. तो देख लो, देन हिज और हर फादर्स और ग्रैंडफादर्स सरनेम शैल बी मेंशन इन द लास्ट नेम अलोंग विद द डिक्लेरेशन इन फॉर्म DIR3A, जो कहता है रूल नंबर 9. रूल मैंने बस रेफरेंस में देता गया, इसको छोड़ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. नेक्स्ट, प्रोविजो कहता है, ये वही वाली बात है कि डिन की जगह कोई और आइडेंटिफिकेशन नंबर सीजी प्रिस्क्राइब कर सकती है, तो उस केस में वो नंबर काम कर जाएगा या कुछ एक्सेप्शंस के साथ काम करेगा. तो वेरी वेरी प्रोसीजरल, तो इसको आप पढ़ सकते हो कि एनी अदर आइडेंटिफिकेशन नंबर मे बी यूज्ड ट्रीटेड एज डिन फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट. ठीक है, और उस केस में जो भी जिस भी इंडिविजुअल के पास वो डिन नंबर है उस पर ये वाला सेक्शन या तो लगेगा ही नहीं या तो अप्लाई इन द मैनर प्रिस्क्राइब, जो भी बताया जाएगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट पॉइंट, DIN includes DPIN. So a person to become a director in a company, he requires DIN. A person to become a partner in an LLP requires DPIN, designated partnership identification number. Is it required for a partnership from Indian Partnership Act 1932? Answer is no. LLP के लिए चाहिए होता है. तो उन्होंने DIN और DPIN को एक साथ इंक्लूड कर लिया है. So let's say I am a director of today S Valimbe Classes Private Limited. Tomorrow I want to become a partner in SVC LLP. That DIN will work as DPIN. मुझे अलग से DPIN लेने की जरूरत नहीं है. तो देख लो, DIN includes DPIN, designated partnership identification number. It is required to become a partner in an LLP. एक छोटा सा एग्जांपल आपके ICAR स्टडी मटेरियल में भी है, यही वाला जो मैंने आपको भी दिया, तो वो अलग से करने की जरूरत नहीं है, छोड़ देना. 1 person 1 DIN. 155 कहता है कि no individual who has been allotted a DIN under 154 ऊपर वाला shall apply for or obtain or possess any other director identification number. ये तो हमें पता ही है, एक बंदा एक डिन पूरी लाइफ टाइम. ओके, किसी और को वो डिन नहीं दिया जाएगा. सेक्शन 158 कह रहा है मेंशन डिन. एवरी पर्सन और कंपनी वाइल फर्निशिंग एनी रिटर्न इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर्स, इस एक्ट के अंदर कुछ भी अगर आप सबमिट कर रहे हो, शल मेंशन द डिन इन सच रिटर्न इंफॉर्मेशन और पर्टिकुलर्स इन केस दिस रिटर्न इंफॉर्मेशन और पर्टिकुलर रिलेट्स टू द डायरेक्टर और कंटेन्स एनी रेफरेंस टू द डायरेक्टर. सर सिंपल बात बताओ, एमसीए की आंखों में डायरेक्टर का नाम रेलिवेंट नहीं है, डायरेक्टर का डिन रेलिवेंट है. तो पूरे रिटर्न में कहीं पे भी डायरेक्टर का नाम आता है या डायरेक्टर का रेफरेंस आता है तो उसका नाम से ज्यादा हमें किसका रेलिवेंस है? डिन का. तो डिन नंबर मेंशन कर देना, बस यही पॉइंट है. नेक्स्ट, 156 और 157 को मार दो गोली. ट्रांजिशनल प्रोविजन से एक बार रीड करके छोड़ देना, नॉट वेरी रेलिवेंट. नेक्स्ट, all DINs allotted to individuals by central government before these rules shall be deemed to be allotted under these rules. Not very relevant. ये दोनों नॉट वेरी रेलिवेंट, इसको छोड़ सकते हो. अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट, जो मैं एग्जिस्टिंग कंपनीज की बात कर रहा था. अब देखो, ये सारे जो रूल ऊपर वाला हमने पूरा फ्लो चार्ट पढ़ा, दिस अप्लाइज व्हेन आई वांट टू बिकम अ डायरेक्टर इन एन एग्जिस्टिंग कंपनी. व्हाई? बिकॉज एग्जिस्टिंग कंपनी नहीं रहेगी तो मुझे अटैचमेंट में ये देख लो, मैंने बोर्ड रेजोल्यूशन मांगा है आपसे. ये बोर्ड रेजोल्यूशन कैसे देगी जो कंपनी इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई है? तो यस, फर्स्ट लेट्स एक्नॉलेज दैट ये एग्जिस्टिंग कंपनी के केस में अप्लाई हो रहा है. बट नाउ क्वेश्चन कम्स, आई विल टेक अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल एग्जांपल. मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है एस वालिम्बे क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, राइट? देयर आर 4 डायरेक्टर्स, मी और 3 मेरे फैमिली के लोग, माय ब्रदर, माय फादर एंड माय मदर. तो हम 4 जने डायरेक्टर बनेंगे इस कंपनी के. हम चारों के पास डिन नहीं है, हम कभी भी डिन नहीं रहे, हमारा कुछ भी डिन डायरेक्टर कभी रहे नहीं है. अब हमारा डिन कैसे आएगा? क्या हम DIR3 फाइल कर सकते हैं? आंसर इज नो. कंपनी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है तो कंपनी हमें वो कैसे देगी बोर्ड रेजोल्यूशन? अब क्या होगा, कंपनी का एक फॉर्म फाइलिंग होती है, कंपनी का एक फॉर्म फाइलिंग होती है इनकॉर्पोरेशन का, फॉर्म INC 32. इट्स अ सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली. स्पाइस की फुल फॉर्म, अ सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली.
उस फॉर्म INC 32 में एक प्रोविजन है जिस बेसिकली उस फॉर्म के थ्रू डिन अलॉट हो जाएगा। सबको? नो, मैक्सिमम 3। तो हम चारों में से कोई 3 जने फॉर्म INC 32 जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है उसी के थ्रू डिन अप्लाई कर देंगे, हम तीनों को मिल जाएगा। सर चौथे का क्या होगा? कंपनी बन जाएगी, फॉर्म INC 32 फाइल हो गया, हम तीनों को डिन मिल जाएगा। कंपनी बनने के बाद चौथा मेंबर जो रहेगा मेरे फैमिली में से उसको DIR 3 फाइल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अब उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन आपको मिल जाएगा, क्योंकि कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है। ये नई कंपनी में मुश्किल आएगी, कंपनी बन जाएगी, 3 का डिन आपको मिल जाएगा, चौथा वाला DIR 3 फाइल कर देगा। तो देखो सेक्शन 153 applies when a person wants to become a director in an existing company. Note that one of the attachments was board resolution proposing appointment as a director. But what about appointment in a new company? In case of proposed directors not having an approved DIN, the particulars of maximum 3 directors shall be mentioned in form INC 32. क्योंकि अगर उनका मैं DIR 3 के लिए बोलूंगा तो वो फाइल ही नहीं हो पाएगा। तो INC 32 ने बोला हमारे पास आओ, कोई 3 जने आ जाओ हमारे पास और डिन हमसे ले लो इस फॉर्म के थ्रू। स्पाइस फॉर्म जो होता है ये मैंने आपको परफॉर्मा बता दिया, मेन फॉर्म इज INC 32 इनकॉर्पोरेशन फॉर्म एंड डिन में बी अलॉटेड टू मैक्सिमम 3 प्रपोज्ड डायरेक्टर्स थ्रू फॉर्म INC 32 एंड हेंस आपको पता होना चाहिए दैट फॉर्म INC 32 इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेशन फॉर्म। एग्जांपल मेरे वाले कंपनी मैंने अपना दे दिया, 4 डायरेक्टर्स आर टू बी अपॉइंटेड in a company which is getting incorporated. 3 of them shall get their DIN through form INC 32, 4 shall apply through form DIR 3 after the company is incorporated, as after incorporation required board resolution submission is also possible. मुझे board resolution मिल जाएगा। इसीलिए देखना छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। मैंने इतनी चीजों का ध्यान रखा है, यहाँ पे मैंने वर्ड एग्जिस्टिंग ही डाला है, ये आपको ध्यान रखना है पेपर में, ठीक है। इसके ऊपर भी मेरा MCQ में हमेशा गलतियां होती है बच्चों की। नाउ we will deal with rule number 11, rule number 12 और rule number 12A, cancellation, surrender और deactivation of DIN। तो cancellation और surrender बेसिकली एक साथ ही पढ़े जाते हैं। जब surrender के लिए एप्लीकेशन जाएगी तो cancellation हो जाएगा। तो कौन करेगा देख लो, the central government और the regional director northern region नोएडा और any officer authorized by the regional director। CG का ऑथराइज नहीं है यहाँ पे क्योंकि नीचे आने वाला है, तो यहाँ पे ऑथराइज कौन है? रीजनल डायरेक्टर का बंदा। CG या तो खुद करेगी, CG का ऑथराइज कोई नहीं है। They may, upon being satisfied on verification of particulars or documentary proof attached with the application received along with the prescribed fees from any person, cancel or deactivate the DIN। क्या क्या किन किन circumstances में? If the DIN is found to be duplicated in respect of the same person, provided the data related to both the DINs shall be merged with the validly retained number। Okay, कोई दिक्कत नहीं है, वैलिडली रिटर्न नंबर के साथ आ जाएगा। अगर एक बंदे के पास 2 डिन है तो एक तो कैंसिल होएगा ही। डिन वॉज ऑब्टेन्ड बाय रॉन्गफुल मीन्स और फ्रॉडुलेंट मीन्स, इसका मतलब नीचे आएगा, लेकिन आपने गलत तरीके से अपनाया है, फ्रॉडुलेंट मीन्स अपनाया है। लेकिन ये बोलने से पहले हम आपको एक मौका देंगे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग शैल बी गिवन, बाकी केस में नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द कंसर्न इंडिविजुअल, डेथ होते ही डिन गया क्योंकि अब वो डायरेक्टर तो बन नहीं सकता, बने रहेगा ही नहीं। नेक्स्ट, कंसर्न इंडिविजुअल हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड वाला डायरेक्टर तो बन नहीं सकता, तो डिन भी कैंसिल। कंसर्न इंडिविजुअल हैज बीन डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, अगेन डायरेक्टर बन नहीं सकता, डिन कैंसिल। सरेंडर वाला इंपॉर्टेंट, अगर सरेंडर करना है, इसके ऊपर अलग क्वेश्चन भी आ सकता है तो मार्क कर लेना। अगर किसी को अपना डिन सरेंडर करना है तो उसको DIR 5 फाइल करना पड़ेगा, उसके साथ एक डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी कि ये वाला डिन कभी भी कहीं पे भी यूज नहीं हुआ है, कोई भी फाइलिंग भी नहीं हुई है और मैं कभी डायरेक्टर भी नहीं बना। देख लो, on an application made in form DIR 5 by the DIN holder to surrender his or her DIN along with the declaration that he has never been appointed as director in any company and the said DIN has never been used for filing any document with any authority, the central government may then deactivate such DIN। और अगर आप ऐसे डायरेक्टर वगैरह बन चुके हो तो आपका DIN ऐसे सरेंडर नहीं हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। और नेक्स्ट आपको एक प्रोविजो भी लिखनी है दैट बिफोर डीएक्टिवेशन, जो आप डिक्लेरेशन दे रहे हो उसकी चेकिंग करेंगे। बिफोर डीएक्टिवेशन द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल वेरीफाई ई रिकॉर्ड्स। पेपर में मैंने अपने चेकिंग वाले वीडियो में डाली थी वाली चीज, एक बच्चे ने ये वाली चीज नहीं लिख रखी थी, उसका नंबर कटाता, नहीं तो फुल मिल जाता। तो ये आपको लिखना है, ये CG शैल वेरीफाई ई रिकॉर्ड्स, राइट। अच्छा, अब एक चीज का ध्यान रखना मत भूलना, ये जो पॉइंट्स है, ये जो क्लॉजेस है अंडर विच द डिन कैन बी कैंसल्ड,
ये डीएक्टिवेशन या ये कैंसिलेशन ये सिर्फ और सिर्फ इन्हीं ग्राउंड्स में हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं ग्राउंड्स में हो सकता है। स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि अगर नॉर्मल तरीके से मेरे को सिर्फ, मैं बनना नहीं चाहता डायरेक्टर, मेरे को डिन कैंसिल करवाना है, तो वो नहीं हो सकता। दी स्पेसिफिक क्लॉजेस आर द ओनली क्लॉजेस, ये जो रूल 11 में दिए हुए हैं, जिसके अंडर द डिन कैन बी कैंसल्ड, राइट। इसके सिवाय कैंसिलेशन नहीं हो सकती है। अब एक आगे हम पढ़ते हैं रूल नंबर 12A विच टॉक्स अबाउट केवाईसी। केवाईसी जैसे हर बैंक में होता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में होता है, जस्ट लाइक दैट डायरेक्टर को अपना केवाईसी करवाना पड़ता है। अगर वो नहीं कराया तो भी आपका जो है डिन डीएक्टिवेट किया जा सकता है। और कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, आरडी, एनी अदर ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और आरडी। तो यहां पे ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ गया, ऊपर वाले में नहीं था। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखो। दे शैल एक्टिवेट डीएक्टिवेट द डिन इफ, और ये ध्यान रखना ये अलग से क्लॉज नहीं है, ये रूल 11 सब रूल 2 है। ये रूल 11 सब रूल 1 था जिसके अंदर सीजी का कोई भी ऑथराइज बंदा नहीं था, ठीक है। ये डीएक्टिवेट कर देंगे अगर रूल नंबर 12A इज नॉट कंप्लाइड। रूल 12A क्या है? केवाईसी, ठीक है। और रूल से 11 सब रूल 3 आके क्या कहता है कि आपका रिएक्टिवेशन भी हो जाएगा, टेंशन मत लो, रिएक्टिवेट कर देंगे, आपका केवाईसी कंप्लीट कर दो। तो सब रूल 2 कहता है केवाईसी नहीं हुआ डीएक्टिवेट, सब रूल 3 कहता है केवाईसी हो गया तो रीएक्टिवेट, ठीक है। डीएक्टिवेट और रीएक्टिवेट। एक्सप्लेनेशन में रॉन्गफुल मैनर ऑफ फ्रॉडुलेंट मींस का मतलब समझा रखा है, एक बार रीड कर लेना, कुछ ज्यादा नहीं है। सेपरेशन ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉडुलेंट मींस इंटेंट टू डिसीव एनी पर्सन, तो वही गलत गलत बातें आपने कर रखी है। अच्छा, चेंजेस के बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रूल 12 पढ़ेंगे। एवरी इंडिविजुअल हु हैज बीन अलॉटेड अ डिन शैल इन द इवेंट ऑफ एनी चेंज इन पर्टिकुलर्स एज स्टेटेड इन फॉर्म DIR 3, आपका एड्रेस वगैरह बदल गया तो इंटीमेट करना पड़ेगा आपको। ही हैज टू इंटीमेट सच चेंजेस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन, देख लो सेंट्रल गवर्नमेंट को चेंजेस इंटीमेट करने हैं विद इन 30 डेज इन फॉर्म DIR 6। DIR 5 किसके लिए था? सरेंडर। DIR 6 चेंजेस इन द फॉलोइंग मैनर। सबसे पहले DIR 6 को डाउनलोड करो फ्रॉम द पोर्टल, डाउनलोड द फॉर्म, फिल इन द रेलिवेंट चेंजेस, वेरीफाई द फॉर्म एंड अटैच द ड्यूली स्कैन कॉपी ऑफ प्रूफ ऑफ द चेंज पर्टिकुलर्स। कहीं पे आधार में आपने चेंज करवा दिया एड्रेस, तो आधार की नई अपडेटेड कॉपी लगा दो एंड सबमिट इट इलेक्ट्रॉनिकली, DSC के साथ सबमिट कर दो। अच्छा, इस फॉर्म को आपको साइन करवाना पड़ेगा, इस फॉर्म को आपको साइन करवाना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किससे? यहाँ पे देखो अपनी तीनों चीजें वही, तीनों लोग वही पुराने वाले आ गए, CA, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस वाले। यहाँ पे हमें कंपनी के लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे हमें कंपनी के रिक्वायरमेंट की लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं है। कहाँ पे थी? DIR 3 में कंपनी सेक्रेटरी, MD, डायरेक्टर, CEO, CFO, यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। वो DIR 6 सबमिट करेगा। अब CG क्या करेगी? वेरीफाई करेगी फॉर्म। इट शैल वेरीफाई अपॉन बीइंग सेटिस्फाइड आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ चेंज पर्टिकुलर्स, वो इनकॉर्पोरेट करेगी द सेड चेंजेस, उसके जो पोर्टल उसने बना रखा है डेटाबेस CG के पास, वहां पे प्रॉपर तरीके से उसका एड्रेस वगैरह अपडेट हो जाएगा एंड shall inform the applicant by way of post or electronically confirming the effect of such change in electronic database। वो कहेगी हाँ भाई आपका हमने वेरीफाई कर दिया, ओके है, आपका एड्रेस हमने अपडेट कर दिया, आपका चेंज अपडेट कर दिया। दो सवाल, who shall intimate the companies in which that person is a director, वो डायरेक्टर ही इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल है वही इंटीमेट करेगा। द कंसर्न इंडिविजुअल वो CG को भी बताएगा DIR 6 में, प्लस ही शैल इंटीमेट द चेंजेस in his particulars to the company or the companies in which he is a director within 15 days of such change, within 15 days of such change। और ROC को कौन बताएगा? CG को डायरेक्टर ने बता दिया, कंपनी को बंदे ने बता दिया, डायरेक्टर ने बता दिया, इंडिविजुअल ने। ROC कह रहा है मुझे कौन बताएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डिन सेल है ना, वहां से नोटिफिकेशन आ जाएगी। किसी कंपनी को नहीं बताने की जरूरत, किसी डायरेक्टर को बताने की नहीं जरूरत। ये भी बहुत बच्चे नहीं ध्यान रखते, ध्यान रखना। द डिन सेल, मार्क करो, डिन सेल ऑफ द मिनिस्ट्री शैल इंटीमेट द चेंजेस इन द पर्टिकुलर्स सबमिटेड टू इट इन फॉर्म DIR 6 to the concerned registrar under whose jurisdiction the registered office is सिचुएटेड। तो जो भी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस होएगा, जैसे दिल्ली में है तो ROC दिल्ली को वो चीज अपडेट कर दी जाएगी। बाकी सारे ROCs को और उसका जो ब्रांच ऑफिस है उनके ROCs को बताने की जरूरत नहीं है। तो दो बातें ध्यान रखना, कौन इंटीमेट करेगा और किसको इंटीमेट करना है? रजिस्टर्ड ऑफिस के ROC को, रजिस्टर्ड ऑफिस के ROC को, राइट। अब KYC की बातें पढ़ते हैं। रूल 12A, Directors KYC. Who has to file this KYC form?
एवरी इंडिविजुअल हु होल्ड्स अ डिन नंबर ऑन 31st मार्च ऑफ अ फाइनेंशियल ईयर, कोई भी फाइनेंशियल ईयर का 31st मार्च को अगर आपके पास डिन है तो आपको डिन केवाईसी करवाना है। अब केवाईसी का फॉर्म क्या है और सर ड्यू डेट क्या है? फॉर्म है ई फॉर्म जाता है DIR3 केवाईसी, नाम तो वेरी सिंपल, इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्म, DIR3 केवाईसी फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन और बिफोर 30th सितंबर ऑफ इमीडिएट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं इमीडिएट सुनते ही, तो एक एग्जांपल भी मैंने दे दिया, देख लो, इमीडिएट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। लेट्स से देयर इज अ डिन होल्डर ऑन 31st मार्च 21। अब ध्यान रखना, मैं जब नेक्स्ट इमीडिएट फाइनेंशियल ईयर बोलता हूं और क्वेश्चन पूछता हूं तो बच्चों के दिमाग में 2022 आता है, लेकिन भूल रहे हो आप 1 अप्रैल से ही नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है, तो वो कैलेंडर ईयर 2021 ही है लेकिन फाइनेंशियल ईयर चेंज हो चुका है। तो 31 मार्च 21 की ड्यू डेट बनेगी 30th सितंबर 21। देख लो, इमीडिएट नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स एंड ड्यू डेट शैल बी 30th सितंबर 2021। इसी तरीके से 31 मार्च 22 होएगा तो इस वाले की ड्यू डेट क्या बनेगी? 30th सितंबर 2022, क्योंकि 1 अप्रैल से न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, एक आपके पास एलिजिबिलिटी है, डायरेक्टर कह रहा है सर हर साल क्या एक ही फॉर्म फाइल करना है, मेरी तो पर्टिकुलर सेम है। ओके, सो देयर इज एन एलिजिबिलिटी टू फाइल अ फॉर्म DIR3 KYC वेब, ये वर्ड वेब ऐड हो गया, इट इज अ प्री फिल्ड फॉर्म। सो इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि आपने एक बार मिनिमम पहले नॉर्मल वाला जो DIR3 KYC वो फाइल कर रखा है। तो देख लो, ई फॉर्म DIR3 KYC हैज बीन सबमिटेड इन एनी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब ऑल द डेटा, ऑल द KYC पर्टिकुलर्स हैव बीन फाइल्ड एटलीस्ट वंस विद द मिनिस्ट्री। ठीक है, आपने एक बार फाइल कर रखा है। एंड सेकेंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देयर शुड नॉट बी एनी अपडेट, मतलब कोई चेंज नहीं है आपके एड्रेस में, आपके पर्सनल मोबाइल नंबर में। सो इसका मीनिंग, all the particulars to be filed should be exactly the same as of filed earlier. There is no change in the pre-filled form. आपका pre-filled form निकलने वाला है और pre-filled form को आप चेंज नहीं कर सकते। सर अगर चेंज करना हुआ तो काइंडली गो फॉर DIR3 KYC, नॉर्मल फॉर्म, वेब वाला नहीं चलेगा। ठीक है, प्रीफिल्ड फॉर्म में अलाउड नहीं है चेंज, अपडेट करना है तो नॉर्मल फॉर्म। 2 एक्सेप्शंस थी, मैंने दे दी थी, इसको आप छोड़ सकते हो। ओके, अच्छा, अब एग्जेम्पशंस में कोई बचा है क्या हमारे लिए रेलिवेंट, तो हम देख लेते हैं। एग्जेम्पशंस में नहीं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वाला तो है, कॉम्प्रिहेंसिव, हाँ। अच्छा, ये क्वेश्चन देख लो, कुछ नहीं है, बेसिक बात बता रहा हूं। एक मिस्टर विनय कुमार है, उसने पहली बार अपने डिन के लिए अप्लाई कर रखा है और अप्लाई होने के बाद उसका जो स्टेटस आ रहा है ना वेबसाइट पे, वो आ रहा है पुट, देख लो, द स्टेटस ऑफ हिज डिन एप्लीकेशन इज शोइंग एज पुट अंडर रीसबमिशन, पुट अंडर रीसबमिशन। अब उसको डाउट आ गया, वो डर गया है। ही सीक्स योर गाइडेंस एज टू वेदर हिज एप्लीकेशन हैज बीन रिजेक्टेड एंड वेदर ही इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन अ फ्रेश डिन। तो पुट अंडर रीसबमिशन हमने पढ़ा था कि डिफेक्ट रहा होगा, कुछ ना कुछ इनकम्प्लीटनेस रही होगी, 15 दिन में ठीक कर लो ना और वही एप्लीकेशन चलेगी। तो इसमें सारा का सारा वही बात मैंने दोबारा दे दी है, 15 दिन का टाइम दिया जाएगा। उसमें अगर आपने तरीके से काम नहीं किया, तरीके से पार्शियली रेक्टिफाई किया, तो उसमें आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। कुछ भी नहीं किया तो इनवैलिड मान लिया जाएगा, फीस का रिफंड नहीं किया जाएगा। FAQs के हिसाब से क्या क्या गलतियां हो सकती है, मे बी ये मैंने MCA से वेबसाइट का रेफरेंस देके उठाया है, बट आप इसको पूरा डिटेल में नहीं लिख सकते और जनरल लिखते हो तब भी चल जाएगा कि हो सकता है आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एनक्लोज्ड ही नहीं है या कोई एक्सपायर्ड है, आपने लाइसेंस की कॉपी लगा दी है वो एक्सपायर्ड है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ उसमें इनक्लोज नहीं है, कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन प्रॉपर नहीं हो रखी, साइन नहीं हो रखा है, या कोई भी एफिडेविट कहीं पे रिक्वायर्ड है तो उसका सबमिट नहीं किया। सो बेसिकली जो भी आपने पूरा नहीं दिया एप्लीकेशन, ठीक है। तो इफ द डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड करेक्टली, द सेम डिन एप्लीकेशन शैल बी प्रोसेस्ड एंड इट शैल बी अप्रूव्ड एंड डिन शैल बी अलॉटेड। तो 15 दिन का टाइम लिमिट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आता है रोटेशन रिटायरमेंट का कंसेप्ट, बहुत मस्त कंसेप्ट है। बहुत स्टूडेंट्स का इसके अंदर एक कंफ्यूजन रहता है जो कि मैं बिल्कुल मिटा दूंगा, मैं प्रॉमिस। मेरे हिसाब से पढ़ना बस, ठीक है। इसको मैं बहुत इंटरेक्टिव वे में लेके जाऊंगा। लेट्स स्टार्ट। बस इस वाले हमारे लेक्चर का ही लास्ट टॉपिक है, टेंशन मत लो, उसके बाद छुट्टी। सेक्शन नंबर 152 सब सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट रोटेशन एंड रिटायरमेंट। देखो, इंटेंट ऑफ द सेक्शन क्या है, कंपनी में कुछ स्पेसिफिक कंपनीज पे एप्लीकेबल है, दैट इज पब्लिक प्लस सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक। इन कंपनीज में हम चाहते हैं रोटेशन होती रहे,
क्योंकि पब्लिक कंपनीज में हो सकता है स्टेक इन्वॉल्व हो, काफी सारा पब्लिक लेवल की कंपनी है, प्राइवेट नहीं है, तो वी वांट रेगुलेशन, वी वांट दैट सेम डायरेक्टर शुड नॉट बी इन द कंपनी अगेन एंड अगेन एंड अगेन एवरी ईयर, वी वांट रोटेशन, वी वांट रिटायरमेंट, लोग जाएंगे नए लोग आएंगे, हालांकि रीअपॉइंटमेंट भी पॉसिबल होती है, लेकिन वी वांट कि वो रोटेट हो, रीअपॉइंटमेंट करना हो तो उनकी मर्जी, राइट। तो देखो अनलेस, अब सबसे पहला सवाल तो आपके दिमाग में ये आएगा ना कि सर रोटेशनल कितने होंगे, काइंडली अंडरस्टैंड द प्रोसेस, पहले रोटेशन की बात आएगी फिर रिटायरमेंट की बात आएगी। इफ आई एम नॉट अ रोटेशनल डायरेक्टर आई विल नॉट बी अ रिटायरिंग डायरेक्टर, रिटायरिंग डायरेक्टर को चूज किस में से करना है, रोटेशनल में से, राइट। आगे बढ़ो, अनलेस द आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर द रिटायरमेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग, मतलब हो सकता है आर्टिकल्स बहुत ही बढ़िया हो, वो कह रहे हैं सबको रिटायर करवाओ, लेकिन नहीं कहेंगे हमें पता है, तो लॉ से पूछेंगे हम, अगर नहीं कह रहे भाई हमारे आर्टिकल्स तो कितने रिटायर करवाने हैं, कितने रोटेशनल करवाने हैं, पहला सवाल कितने रोटेशनल करवाने बताओ। तो देखो इसका एक इंटरप्रिटेशन भी मैंने दे दिया इटैलिक्स में, मींस इफ द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डू नॉट से दैट ऑल द डायरेक्टर्स टू रिटायर एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग, देन हाउ मेनी शुड रिटायर एज पर दिस सेक्शन, ओके, नॉट लेस देन, कितने कितने रोटेशनल रहेंगे, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन की वजह से प्लस आपके आईसीआई के मटेरियल की वजह से आपको पब्लिक कंपनीज को भी देखना है और आपको प्राइवेट कंपनीज विच आर सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी को भी इसके अंदर इंक्लूड कर लेना है। क्लियर है, आंसर इज यस। आगे बढ़ो, तो पब्लिक प्लस सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक इस वाले सेक्शन पे आ जाती है। प्राइवेट कंपनीज जो कि सब्सिडियरी नहीं है उसको एक्सक्लूड किया गया है, राइट, या फिर जो पब्लिक की होल्डिंग है उसको भी एक्सक्लूड किया गया है, सिर्फ सब्सिडियरी को इंक्लूड किया है। तो अब सवाल आता है कितने रोटेशनल, मिनिमम 2/3 शैल बी द रोटेशनल डायरेक्टर्स। अब एनी फ्रैक्शन अपर राउंड ऑफ, तो एग्जांपल 3.3 फ्रैक्शन आ जाता है तो 4, ये बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि नॉट लेस देन दिया है ना वर्ड, ये देखो नॉट लेस देन दिया है। अब इसको दोबारा मैंने एक मीनिंग दे दिया इटैलिक्स में, मींस टोटल का मिनिमम 2/3 हमें रोटेशनल चाहिए, एंड लेट्स से दिस कम्स आउट टू बी x, मैं इसको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, ये लीगल नहीं है, लेट्स टेक दिस एज x, ठीक है। सो टोटल रोटेशनल डायरेक्टर्स कितने हुए, रोटेशनल डायरेक्टर्स कितने हुए, x। अब उसकी लैंग्वेज लीगली क्या हुई, दे शैल बी रोटेशनल डायरेक्टर्स, मतलब क्या लिखा गया है, दे शैल बी द पर्सन्स हुज पीरियड ऑफ ऑफिस शैल बी लायबल टू डिटर्मिनेशन बाय रिटायरमेंट। मतलब सर रोटेशनल का एक और नाम है क्या, पीरियड ऑफ ऑफिस लायबल टू बी डिटरमिन बाय रोटेशन, तभी तो रोटेशनल, रोटेशनल का दूसरा नाम हुआ पीरियड इज लायबल टू डिटरमिन बाय रोटेशन, जो कि हमारा एक्स। रोटेशनल डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कहां होगी, जनरल मीटिंग में। तो देखो, सेव एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट दे शैल बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन अ जनरल मीटिंग। तो रोटेशनल डायरेक्टर्स की मैंडेटरीली कहां अपॉइंटमेंट होने वाली है, जनरल मीटिंग में। कौन करेगा, मेंबर्स। अब सवाल आएगा सर व्हाट अबाउट द रिमेनिंग डायरेक्टर्स जो कि है नॉन रोटेशनल। तो देखो, रिमेनिंग डायरेक्टर्स इन केस ऑफ एनी सच कंपनी, सर सच मतलब पब्लिक और सब्सिडियरी, प्राइवेट विच आर सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक, लिख लो वहां पे, ठीक है। शल इन डिफॉल्ट एंड सब्जेक्ट टू एनी रेगुलेशंस इन द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी ऑल्सो बी अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग। तो मतलब सर रोटेशनल डायरेक्टर्स जो है, मतलब हुज पीरियड ऑफ ऑफिस इज लायबल टू डिटरमिन बाय, ऊपर क्या पढ़ा हमने, हुज पीरियड ऑफ ऑफिस इज लायबल टू बी डिटरमिन बाय रिटायरमेंट शैल बी अपॉइंटेड इन द जनरल मीटिंग, एंड नॉन रोटेशनल ऑफ सच कंपनी, क्योंकि पर्टिकुलर कंपनीज पे सेक्शन एप्लीकेबल है, शैल ऑल्सो बी अपॉइंटेड इन जनरल मीटिंग। बट कुछ और भी पॉसिबल है, ठीक है, आर्टिकल्स कुछ और भी कह सकते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास दिमाग में क्या है, सर वी गॉट द रोटेशनल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स दैट इज x, नाउ हाउ मेनी ऑफ देम शैल रिटायर, x तो आ गया, पर रोटेशनल सारे के सारे रिटायर तो नहीं करवाएंगे, रोटेशनल में से कुछ, तो लेट दैट रिटायरिंग नंबर बी y। तो देखो, एट फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी हेल्ड नेक्स्ट आफ्टर द डेट ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग एट विच द फर्स्ट, ये जो फर्स्ट डायरेक्टर है ये 150, वो जो 150 to 1 में पड़े वो वाले नहीं है, ये ऊपर वाले, देखो आगे, एट विच द फर्स्ट डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड एज स्टेटेड अबव, मतलब रोटेशनल डायरेक्टर्स को अपॉइंट होने के बाद की जो अगली जनरल मीटिंग होगी वहां से रिटायरमेंट स्टार्ट करवानी है। क्लियर है,
एंड एट एवरी सब्सिक्वेंट एनुअल जनरल मीटिंग। अब बात करो रिटायर कितने करवाने हैं सर, 1/3 रिटायरमेंट करवानी है, 1/3 ऑफ सच ऑफ द डायरेक्टर। सच कौन है सर, ये लिखो, सच है x इज इक्वल टू रोटेशनल। इतना अगर आप लिख के समझ लोगे तो कोई डाउट नहीं आएगा भाई इस सवाल में, मेरी गारंटी है ये। आगे बढ़ो, फॉर द टाइम बिंग एज आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, मतलब रोटेशनल वाले लोग, दे शैल रिटायर फ्रॉम ऑफिस, 1/3 शैल रिटायर फ्रॉम ऑफिस। अब इसके अंदर फ्रैक्शन का क्या करना है, बाकी वालों में तो 1/3 था, तो यहाँ पे फ्रैक्शन आपको नियरेस्ट राउंड ऑफ करनी है। ध्यान रख लेना, बाकी सब जगह जो फ्रैक्शन है वो अपर राउंड ऑफ है, यहाँ पे एनी फ्रैक्शन शैल बी नियरेस्ट राउंड ऑफ। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो 2.3 को नियरेस्ट 2, 2.6 आता है तो 3, सिमिलरली अदर एग्जांपल्स। तो मेरा y क्या बना, y क्या बना x इंटू 1/3। तो टोटल रिकैप, टोटल का 2/3 मोर देन इक्वल टू 2/3 x जो कि मेरा रोटेशनल, और इसका 1/3 y जो कि रिटायरमेंट। ऑब्वियसली राउंड ऑफ वगैरह प्रॉपर ध्यान रख लेना। अब आता है दिमाग में डाउट, सर रोटेशनल समझ आ गया, रिटायरिंग भी समझ आ गया कि कितने जनों को निकालना है। तो देखो वी गॉट द नंबर, बट विच डायरेक्टर शुड रिटायर लॉन्गेस्ट सिटिंग। लीगल लैंग्वेज पे चलते हैं, द डायरेक्टर्स टू रिटायर बाय रोटेशन एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी दोज हु हैव बीन लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस सिंस देयर लास्ट अपॉइंटमेंट। अब दिमाग में डाउट, देखो डाउट्स तो आपके आएंगे और उसी सवाल उसी तरीके से ये नोट्स बनाए गए हैं। तो आपका दिमाग में डाउट, इफ 2 और मोर डायरेक्टर्स आर जॉइंड ऑन द सेम डे देन हु शैल रिटायर। नंबर मिल गया, कौन ये भी बता दिया आपने, लेकिन कौन में से ना 2 जनों को निकालने गया तो दोनों के दोनों एक ही दिन अपॉइंट हो रखे हैं, किसको निकालू। देखो, बट एज बिटवीन द पर्सन्स हु बिकेम डायरेक्टर्स ऑन द सेम डे दोज हु आर टू रिटायर शैल इन डिफॉल्ट एंड सब्जेक्ट टू एनी एग्रीमेंट अमंग देमसेल्व्स बी डिटरमिन्ड बाय लॉट। मतलब आपस में एग्रीमेंट कर रखा है मिस्टर ए और मिस्टर बी ने, मिस्टर ए कह रहा है मेरे एग्रीमेंट के हिसाब से मैं जाने वाला हूं, जाओ भाई मोस्ट वेलकम। नहीं कर रखा, चिट्ठी निकालो लॉट, जिसका नाम आएगा वो जाएगा। तो इटैलिक्स में आपको अगेन लीगल एक सिंपल लैंग्वेज मिलेगी, इफ नो एग्रीमेंट बिटवीन देम नेम शैल बी पिक्ड बाय लॉट एंड दैट पर्सन हुज नेम कम्स अप शैल रिटायर। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसके अंदर अगेन बहुत डाउट्स रहते हैं, पर सारा कुछ क्लैरिफाइड है तरीके से समझोगे तो। हमने बोला टोटल का 2/3 रोटेशनल रहेगा, क्लियर है। इस टोटल में आपको 3 एक्सक्लूजन्स करनी है। सर आपने तो लिखा है 2, तीसरी क्वेश्चन बैंक से आएगी आईसीआई के थ्रू, लॉ में 2 ही दे रखी है, पढ़ो। टोटल में आपको 2 जनों को एक्सक्लूड करना है। इंपॉर्टेंट नोट, वी एक्सक्लूड 2 टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स व्हाइल कैलकुलेटिंग द रोटेशनल डायरेक्टर्स। कौन कौन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। रेफरेंस 149 सबसेक्शन 13 लास्ट में पढ़ा था ना, द एंटायर कंसेप्ट ऑफ रोटेशन रिटायरमेंट इज नॉट एप्लीकेबल। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दिखते टोटल में से हटा देना। एंड सेकंड, ऐसे नॉमिनी डायरेक्टर्स, नॉमिनी मतलब किसी ने नॉमिनेट किया है, तो कौन नॉमिनी, ऐसे नॉमिनी डायरेक्टर्स विच आर अपॉइंटेड बाय एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन which is set up under a separate act of parliament whose provisions override the companies act 2013। मतलब नॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, आपके सामने कोई आपको बैंक दिख, कोई नॉर्मल सी कंपनी दिख जाएगी एक्स फाइनेंस लिमिटेड, उसके एक्सक्लूड नहीं करेंगे। ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में है प्लस ओवरराइडिंग प्रोविजंस है। सर इसका एग्जांपल दो, लिखो एसबीआई, एलआईसी। सर एचडीएफसी नो, आईसीआईसीआई नो, ये इन बैंक्स के कोई सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, इन दोनों के हैं। ठीक है, इससे ज्यादा आपको एग्जांपल काम के नहीं है पेपर में, इससे ज्यादा आई डोंट थिंक वो पूछेंगे, और आपके क्वेश्चन बैंक में भी कभी भी इससे ज्यादा नहीं पूछा गया है। तो बस इस चीज का मेजर ध्यान रख लेना, इसके सिवा आपको पेपर में और कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट, और कौन से नॉमिनी डायरेक्टर सर एक्सक्लूड करने हैं, अगर सीजी या एसजी ने कोई नॉमिनेट कर रखे हैं बाय वर्च्यू ऑफ शेयर होल्डिंग इन अ गवर्नमेंट कंपनी। क्लियर है, तो टोटल में से 2 एक्सक्लूजन्स। सर आपने तीसरा बताया था वो भी बता दो। तो तीसरे है ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स, उसका रीजनिंग अभी एग्जांपल में दे दूंगा, लर्न कर लो ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स। अब बाकी कोई भी डायरेक्टर हो ना, एडिशनल, स्मॉल शेयर होल्डर, ये कई जगह बताया जाता है कि एक्सक्लूड किए जाते हैं, बट ऐसा नहीं है, उसको एक्सक्लूड नहीं करना है। आप लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकते। अगर एक्सक्लूड करना होता तो लॉ कहता वी हैव टू गो एज पर लॉ, और आईसीआई ने भी कहीं पे भी ऐसा डिसाइड नहीं किया है। सो प्लीज अंडरस्टैंड कि 3 को ही एक्सक्लूड करना, ये 2 और ऑल्टरनेट डायरेक्टर। ऑल्टरनेट वाला हैज बीन वेरीफाइड थ्रू मॉक टेस्ट पेपर ऑफ May 21, आईसीआई ने कंफर्म किया है। इसके सिवा अगर कोई चेंज आता है फ्यूचर में,
आई विल अपडेट यू, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। अब क्वेश्चन आएगा, व्हाट टू डू अबाउट द वैकेंसी, व्हाट अबाउट द वैकेंसी क्रिएटेड एज द रिजल्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, द कंपनी में रीअपॉइंट द सेम पर्सन। ऐसे डायरेक्टर की रीअपॉइंटमेंट के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए होता है, ध्यान रखना। रिटायरिंग डायरेक्टर्स, लर्न करो सर, रिटायरिंग डायरेक्टर्स की रीअपॉइंटमेंट के लिए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन चाहिए। अगर उसका मन नहीं है उसको रीअपॉइंट करने का, किसी और को अपॉइंट कर दो, नहीं तो इट में चूज नॉट टू फिल वैकेंसी। एक्स्ट्रा पॉइंट नोट करो, किसी और पर्सन को अपॉइंट करने के लिए 160 का कंप्लायंस करना पड़ेगा। सर 160 आगे पढ़ेंगे, न्यू पर्सन को अपॉइंट करने के लिए 160 का कंप्लायंस जरूरी है, तो रेफरेंस के लिए देके रख दो, आपको बाद में याद ही रहेगा। अच्छा, अब एक कंपनी में देखो में केस हो रहा है, कंपनी में केस हो रहा है कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो कह रहे हैं कि यार हम में से ना, हमें पता है 3 जनों को रिटायर होना है। आई एम टेकिंग अ स्मॉल एग्जांपल दैट कंपनीज बोर्ड नोज दैट 3 ऑफ देम आर ड्यू टू बी रिटायर, due to retire in the annual general meeting. Now board of directors says AGM रखवाना तो हमारा काम है, हम रखवाएंगे नहीं। AGM रखवाना हमारा काम है, हम तो रखवाएंगे नहीं। AGM तो होएगी नहीं, रिटायरमेंट कैसे होएगी, क्योंकि रिटायरमेंट तो AGM पे होती है। ऊपर अभी अभी हमने पढ़ा ना, एट एवरी एनुअल जनरल मीटिंग रिटायरमेंट होती है। तो क्या होएगा, केस लॉ आ गया। केस लॉ आ गया, कौन सा, लर्न कर लेना, ये पेपर में लिखना चाहिए, आपको जरूर लिखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। BR कुंद्रा वर्सेस मोशन पिक्चर्स एसोसिएशन। उन्होंने क्या बोला, इफ AGM इज नॉट हेल्ड, आपने रखी ही नहीं, अप टू द लास्ट ड्यू डेट, द डायरेक्टर्स लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन शैल वेकेट देयर ऑफिसेस ऑन द लास्ट डेट टिल विच AGM शुड हैव बीन हेल्ड। एक और पॉइंट आप ऐड कर सकते हो, द डायरेक्टर्स कैन नॉट, लिखो, द डायरेक्टर्स कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ देयर ओन डिफॉल्ट। लिखो ये पॉइंट, द डायरेक्टर्स कैन नॉट टेक एडवांटेज ऑफ देयर ओन डिफॉल्ट। तो ये इस वाले केस ने क्लियर कर दिया कि नहीं रखते ना, तो लास्ट डेट, जैसे 30 सितंबर की आपकी जनरली डेट बनेगी लास्ट वाली, अनलेस आपको एक्सटेंशन वगैरह मिलता है, तो 30 सितंबर के आगे जो लास्ट डेट आपकी है, उसके आगे आपके डायरेक्टर्स जो रिटायर होने वाले हैं वो कंटिन्यू नहीं कर सकते, राइट। ओके, नेक्स्ट, इसको मैंने दोबारा रिपीट किया है कि रोटेशनल डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड एट जनरल मीटिंग बाय द मेंबर्स, वेयर एज द नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स आर ऑल्सो अपॉइंटेड एट अ जनरल मीटिंग by the members unless the article say otherwise. So non rotational में अलग मोड भी पॉसिबल है, so appointment of non rotational by any other mode, for example by board is also possible. Okay, अच्छा, ये जनरल नोट मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था। द टर्म अदरवाइज बहुत सारे सेक्शंस में यूज किया जाता है, उसका मतलब होता है ऑफेंसेस के केस में, दैट कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस इन्वॉल्विंग मॉरल टर्पिट्यूड और अदरवाइज मींस ऑफेंसेस कमिटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 और 1956। जनरल नोट था, बाद में मुझे लगा तो मैंने डाल दिया, राइट। इसको छोड़ भी सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, लास्ट सबसेक्शन ऑफ आवर टुडेज लेक्चर, हम जो एक पार्ट नंबर 1 आज कंप्लीट कर देंगे। सेक्शन नंबर 152 सबसेक्शन 7, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स। क्वेश्चन से भी करवाऊंगा, टेंशन मत लो। अब क्या हो रहा है, काइंडली अंडरस्टैंड द सिचुएशन। रिटायरिंग डायरेक्टर्स की बारी आई, रिटायरिंग डायरेक्टर्स सीट से उठ चुके हैं कि हाँ हम रिटायर हो रहे हैं, हम जा रहे हैं। कंपनी ने वो वैकेंसी, जो भी रिटायर हुए होंगे उसकी जगह जो वैकेंसी बनी होगी वो फिल नहीं करी, और कंपनी ने ये भी एक्सप्रेसली नहीं बोला कि हम फिल नहीं करेंगे। अब लॉ वाले भी कंफ्यूज हो गए, क्या करे भाई, ना आप उस बंदे को रीअपॉइंट करते हो, वैकेंसी फिल तो कर ही नहीं रहे आप, उससे भी या किसी और के थ्रू, वैकेंसी इज नॉट फिल्ड, यू आर ऑल्सो नॉट एक्सप्रेसली सेइंग दैट वी आर नॉट गोइंग टू फिल द वैकेंसी। क्या करे, मीटिंग एडजर्न कर दो, क्या पता भूल गए हो, अगली मीटिंग में देख लेंगे। मीटिंग एडजर्न, सेम टाइम सेम प्लेस, नेक्स्ट वीक, सब कुछ सेम, नेक्स्ट वीक। नेशनल हॉलीडे हो तो नेक्स्ट सक्सीडिंग डे विच इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे। अच्छा, नेक्स्ट मीटिंग में ये इशू रिजॉल्व हुआ क्या, नहीं हुआ, देन डीम्ड रीअपॉइंटमेंट। हुआ तो ठीक, नहीं तो डीम्ड रीअपॉइंटमेंट, एक्सेप्ट 5 केसेस। आई होप यू हैव गॉट द कंसेप्ट, लेट्स अंडरस्टैंड what happened at the meeting. If the vacancy of the retiring director is not so filled up and the meeting has not expressly resolved not to fill the vacancy, then the meeting shall stand adjourned till the same day, next week, same time, same place. If national holiday, next succeeding day which is not a holiday, same time, same place. Meeting adjourn हो गई. Did this issue get resolved at the adjourn meeting? No. If at the adjourn meeting also the vacancy is not filled, दोबारा वही चीज, वैकेंसी फिल नहीं हुई एंड मीटिंग नॉट एक्सप्रेसली रिजॉल्व नॉट टू फिल द वैकेंसी, नाउ व्हाट टू डू,
एडजर्न कर दे दोबारा, नो, एडजर्निंग द मीटिंग अगेन डज नॉट सीम राइट। ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट डाले हैं, या आई होप यू आर गेटिंग दिस। ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, ये आपको समझने के लिए, कंसेप्ट बनाने के लिए। तो रिटायरिंग डायरेक्टर्स शैल बी डीम्ड टू हैव बीन रीअपॉइंटेड, पास हुआ नहीं हुआ हम उसको मान लेंगे कि वो रीअपॉइंट हो गए हैं, अनलेस 5 केसेस, क्या क्या, एट दैट मीटिंग और एट द प्रीवियस मीटिंग। मतलब वो जो एडजर्न हो के मीटिंग या कोई प्रीवियस मीटिंग, द प्रीवियस मीटिंग जहां पे हमने ओरिजिनल वाली को एडजर्न किया था, और रिजोल्यूशन फॉर द रीअपॉइंटमेंट ऑफ सच डायरेक्टर, सच मतलब जिसका ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट की वो जो टॉपिक हमारा चल रहा है, that such director, reappointment of such director has been put to the meeting and lost। मतलब सीधी सीधी बात कि भैया मेंबर्स को वो बंदा दोबारा नहीं चाहिए, रिजोल्यूशन आ तो गया है, तो इसमें हमें ऑटोमेटिक क्यों कुछ करना है, राइट। तो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट उसकी नहीं होगी, डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी व्हेन मेंबर्स हैव टेकन द डिसीजन कि इसको नहीं चाहिए हमें। ओके, नेक्स्ट, द रिटायरिंग डायरेक्टर हैज बाय नोटिस इन राइटिंग, ओरल नोटिस इज नॉट अलाउड, मार्क कर लो, ओरल नोटिस इज नॉट अलाउड, एड्रेस टू द कंपनी और इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब कंपनी को, मेंबर्स को या जनरल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उसने बता दिया है, ही हैज एक्सप्रेस्ड हिज अनविलिंगनेस टू बी रीअपॉइंटेड। वो कह रहा है भैया मुझे नहीं होना है, तो तेरे को जबरदस्ती कैसे लगा देंगे। ओके, ही इज नॉट क्वालिफाइड और इज डिसक्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट। तो सिंपल सी बात है, मतलब वो बन ही नहीं सकता, 164 में ऑलरेडी फंस रहा है, तो उसको कैसे डीम्ड रीअपॉइंट कर देंगे। नेक्स्ट, अ रिजोल्यूशन वेदर स्पेशल और ऑर्डिनरी इज रिक्वायर्ड फॉर हिज अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट बाय वर्च्यू ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। दिस इज अ बिट थियोरिटिकल, आपको ये सिर्फ लर्न करना है, प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग से ये इतना रिलेवेंट नहीं है। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 162 इज एप्लीकेबल टू द केस। बेसिकली ओरिजिनली, ये आप याद रखना, ओरिजिनली 162 लग रहा था, इसके वजह से अब इसका डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपको पहले 162 समझना पड़ेगा, नीचे समझेंगे, जब आप रिवाइज करोगे तब ये आपको समझ आ जाएगा। मैं शॉर्ट में बता देता हूं, 162 एक बताता है स्पेसिफिक क्राइटेरिया जिसके थ्रू आप एक रेजोल्यूशन के द्वारा 2 या 2 से ज्यादा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हो। वहां पे अगर आपने 162 की गड़बड़ कर दी, 162 आपने नहीं कंप्लाई किया, तो उस केस में ओरिजिनल अपॉइंटमेंट में ही डिफेक्ट है, ओरिजिनल अपॉइंटमेंट ही गलत है, तो उसकी रीअपॉइंटमेंट कैसे हो सकती है। तो काइंड ऑफ 162 आपको जब तक समझ नहीं आता तब तक यहाँ पे पूरी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। सो 162 आप पेंडिंग छोड़ दो, एज इट इज ये 5 पॉइंट आपको लर्न करने हैं। इसका मतलब क्या बना, एक जस्ट मैंने एक लाइन दे दी कि इन सच 5 केसेस द रिटायरिंग डायरेक्टर शैल नॉट बी डीम्ड टू बी रीअपॉइंटमेंट, उसका डीम्ड रीअपॉइंटमेंट नहीं माना जाएगा, राइट। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर। अच्छा, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन एंड सेक्शन 160 द एक्सप्रेशन रिटायरिंग डायरेक्टर मीन्स अ डायरेक्टर रिटायरिंग बाय रोटेशन। ध्यान से समझ लेना, बहुत इजी चीज बता रहा हूं। जो सेक्शन 152(6) के रूट से रोटेशनल में से 1/3 सिलेक्ट होके जो रिटायर हो रहा है उसको कहते हैं रिटायरिंग डायरेक्टर। हम बहुत सारे अलग अलग डायरेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, सच एज एडिशनल डायरेक्टर, ऑल्टरनेट डायरेक्टर। उनका भी एक टेन्योर फिक्स्ड है अंडर लॉ। उनका जब टेन्योर खत्म होके वो ऑफिस छोड़ के जा रहे हैं, दे आर नॉट रिटायरिंग डायरेक्टर्स, क्योंकि वो 152(6) के वजह से छोड़ के नहीं जा रहे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आगे बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो ब्रीफ में दोबारा बता रहा हूं, 152(6) के रूट से जो 1/3 के सिलेक्शन से छोड़ के जा रहे हैं, दोज आर कॉल्ड रिटायरिंग डायरेक्टर्स। बाकी के डायरेक्टर्स जिनका टेन्योर अलग अलग जगह फिक्स्ड है, जैसे 161 में हम पढ़ने वाले आगे जाके, दोज आर नॉट रिटायरिंग डायरेक्टर्स, दोज आर नॉट रिटायरिंग डायरेक्टर्स, ठीक है। अब इसके एग्जेम्पशंस में आपको क्विकली बता देता हूं। गवर्नमेंट कंपनी में ये पूरा का पूरा जो रोटेशन रिटायरमेंट का कंसेप्ट है वो नहीं लगता। किन कंपनीज में? ऐसी गवर्नमेंट कंपनी जो कि पहली बात अनलिस्टेड होनी चाहिए, लिस्टेड होगी तो लग जाएगा। इन विच मिनिमम 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल प्लस स्टेट। तो सर बात कहो, गवर्नमेंट के पास है 51%, आगे बढ़ो। गवर्नमेंट कंपनी नहीं, गवर्नमेंट्स के पास है। और ऐसी गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी, अ सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी रेफर टू इन अबव। और प्राइवेट कंपनी में भी एक 152(6) और 1, ये पूरा हाईलाइट हो गया, इसको भी छोड़ दो। 152(6)(7) पे ध्यान दो, 152(6)(7) कंसेप्ट नहीं लगता। लेकिन ध्यान से इस पे आ जाओ। मैंने क्या बोला, ये सेक्शन इस पे ही लगता है, पब्लिक कंपनी पे ही लगता है। तो प्राइवेट कंपनी को जो एग्जेम्पशन मिली है वो सीजी नोटिफिकेशन से नहीं मिली है। तो कल को क्या मैं पेपर में दूंगा, एक्स प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट इन कंप्लायंस विद सेक्शन 92 एंड 137, विल 152(6) अप्लाई? बच्चे जल्दी जल्दी में लिखेंगे यस,
आपको विल अप्लाई, आपको क्या लिखना है? नो। व्हाई? बिकॉज द एग्जेम्पशन जो है वो एक्चुअल में एग्जेम्पशन नहीं है। वो एग्जेम्पशन किस फॉर्म में आई है कि सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। सीजी नोटिफिकेशन के थ्रू आती तो 92 और 137 का कंप्लायंस चाहिए होता, और इस केस में वो सीजी नोटिफिकेशन के थ्रू नहीं आई है। तो इसको रीड कर लेना। रोटेशन रिटायरमेंट कंसेप्ट डज नॉट अप्लाई ऑन प्राइवेट कंपनी, बट this exemption does not require compliance of 92 and 137 because this does not come from any CG notification. Section 152(6) mentions only a public company, और उसके अंदर इंक्लूड कर लेंगे subsidiary of public जो प्राइवेट है। However, such private company should not be a subsidiary of a public company, बता ही दिया मैंने। Otherwise 152(6) and 7 shall apply। तो ये आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। तो ऐसे 2-3 जगह आएगा कि सेक्शन ही एप्लीकेबल नहीं है, तो वो एग्जेम्पशन तो मेरे को वैसे मिल गई ना, 92 137 की कंप्लायंस की नीड नहीं है। सीजी नोटिफिकेशन आती है तो कंप्लायंस की नीड होती है। अच्छा, 152(6) एंड 152(7) के कुछ क्वेश्चंस देख लो क्विकली। कैलकुलेट द मिनिमम नंबर ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स। ओके, द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स इज 12। ठीक है, तो 12 का 2/3 केस नंबर 1 है ये। 12 का 2/3 8 शैल बी रोटेशनल। आउट ऑफ रोटेशनल, ये मेरा याद है हमारे वाले एग्जांपल में हर जगह x है। अब इस x का 1/3 2.6, सर फ्रैक्शन नियरेस्ट राउंड ऑफ 2.63। आई होप दिस इज क्लियर। इफ आउट ऑफ 12 2 आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड 1 इज अ नॉमिनी डायरेक्टर ऑफ LIC, सर नॉमिनी को भी एक्सक्लूड कर देना, इंडिपेंडेंट को भी एक्सक्लूड कर देना, तो टोटल कितना बना? -2 -1। ठीक है, तो मेरा टोटल बना 9 का रोटेशनल इंटू 2/3 6 और रिटायरिंग इंटू 1/3 2। नेक्स्ट, आउट ऑफ 12 2 आर इंडिपेंडेंट, सर 12 में से 2 तो एक्सक्लूड करो। 1 इज अ नॉमिनी ऑफ HDFC बैंक, एक्सक्लूड कर दूं? नो सर। व्हाई? HDFC बैंक इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेट अप अंडर अ सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विद ओवरराइडिंग प्रोविजंस। तो 12 -2 -0 तो 10। तो 10 का रोटेशनल इंटू 2/3, 6.6 का नॉर्मल नहीं है, अपर राउंड ऑफ ही है, तो 6.6 का अपर राउंड ऑफ 7, नियरेस्ट भी 7 ही बनता, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अपर राउंड ऑफ है। रिटायरिंग 7 इंटू 1/3 2.3 का नियरेस्ट 2। टोटल 12, आउट ऑफ 12 2 आर एडिशनल डायरेक्टर्स। सर एडिशनल तो पढ़ा ही नहीं है, छोड़ो ना, मैंने आपको बताया एडिशनल को एक्सक्लूड करने के लिए। नो, तो 12 का 12 ही रखो ना। 12 का रोटेशनल 8 और रिटायरिंग 3, सेम एज केस नंबर 1। मैंने नोट एक्स्ट्रा डाल दिया। We did not deduct the one nominee director of HDFC in case 2 because HDFC Bank is not a financial institution with a separate act of parliament with overriding provisions. Similarly, ICICI Bank, similarly और कोई बैंक आपको एक्सक्लूड नहीं करना है। अब एक और एग्जांपल मैंने दे दिया खुद से बना के टू एंश्योर देयर इज अ क्लैरिटी। सपोज देयर आर 10 डायरेक्टर्स ऑन बोर्ड ऑफ अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी पे ही सेक्शन 152(6) लगता है, इसीलिए पब्लिक कंपनी। If 2 of them are nominees of ICICI Bank, एक्सक्लूड करूंगा? नो, हेंस टोटल मेरा 10 ही रहेगा। 10 का 2/3 6.6, नॉर्मल राउंड ऑफ 7, रिटायरिंग 2.32, ये मेरा नियरेस्ट राउंड ऑफ। इफ 10 में से, ये अलग अलग केस है, 10 में से 2 आर नॉमिनीज ऑफ SBI बैंक, सर एक्सक्लूड करना है, मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। SBI इज अंडर अ सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विद ओवरराइडिंग प्रोविजंस। तो टोटल कितना हुआ? 10 में से 2 माइनस कर देना, 8 इंटू 2/3 5.3 इज इक्वल टू 6, और उसका 6 का 1/3, 6 का 1/3 2। नेक्स्ट, 2 आर एडिशनल डायरेक्टर्स, एक्सक्लूड नहीं करना है, तो सेम एज केस 1, क्योंकि मेरा टोटल तो 10 ही रहेगा, राइट। 2 आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, तो सेम एज केस 2, क्योंकि मेरा टोटल बन जाएगा अब 8, टोटल बन जाएगा 8। 2 आर अपॉइंटेड इन कैजुअल वैकेंसी, एक्सक्लूड करना है, सर मैंने तो कुछ बताया नहीं है ना, मैंने सिर्फ ऑल्टरनेट के बारे में एक्स्ट्रा बताया, तो कैजुअल को भी मुझे एक्सक्लूड नहीं करना, तो टोटल 10, राइट। अब 2 आर ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स मींस, देखो ऑल्टरनेट डायरेक्टर्स का ना बेसिक आपको मतलब पता होना चाहिए कि जब कोई भी डायरेक्टर आउट ऑफ इंडिया जाता है फॉर नॉट लेस देन 3 मंथ्स, तो एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करके जाता है, तो एक ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करके जाता है। तो इस केस में अगर टोटल 10 में से 2 ऑल्टरनेट डायरेक्टर है, तो 8 ओरिजिनल डायरेक्टर्स रहे होंगे, 8 ओरिजिनल डायरेक्टर्स रहे होंगे, उसमें से 2 बाहर गए होंगे आउट ऑफ इंडिया, जिन्होंने अपने जिनकी जगह 2 ऑल्टरनेट डायरेक्टर लगे हैं, तो वी कैन से 8 ओरिजिनल है, जिसमें से 6 इंडिया में
2 are outside, and in with respect to those two, in place of those two two original directors who have gone outside India, 2 alternate directors have been appointed. तो देखो, means the original strength is of 8 directors and 2 of them have gone outside India for not less than 3 months. तो we can say 6 India में है, 2 बाहर है, प्लस 2 alternate है. तो देखा जाए तो सर ये 2 तो रिपीटेशन नहीं लग रहा आपको, क्योंकि उन 2 डायरेक्टर्स तो है ही ना, बस बाहर है, 2 की जगह 2 और लगा दिए. तो इसीलिए ऑल्टरनेट को हम एक्सक्लूड करते हैं. ये लॉ ने एक्सक्लूड नहीं किया है, ये लॉजिकली एक्सक्लूड करना है अलोंग विद द सपोर्ट ऑफ आईसीआई सजेस्टेड आंसर्स. आईसीआई ने मॉक टेस्ट में ये चीज कवर कर रखी है. तो देख लो, दिस इज सेम एज केस 2. तो टोटल मेरा कितना बनेगा? 8. ठीक है. On the basis of ICAI's approach in MTP for May 21, kindly refer to question number 92. Question 92 आगे आप देखेंगे, मैं आपको करवा दूंगा, तो आप फटाफट से अभी भी देख सकते हो. तो उसमें ये चीज उन्होंने सपोर्ट कर रखी है. अगर 2 उनमें से LIC के नॉमिनीज हैं, तो सर LIC वालों को तो एक्सक्लूड करना है. तो टोटल इज 8. टोटल इज 8. नेक्स्ट, इसमें एक ही चीज आपको छोटी सी बताऊंगा इस क्वेश्चन में, बाकी वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन. आई होप कंसेप्ट इज क्लियर नाउ. ठीक है. ABC company in its first general meeting appointed 6 directors whose period of office is liable to be determined by rotation. अब बच्चे गलती क्या करते हैं, मैं पूछूंगा रोटेशन बताओ जरा फटाफट. यस सर, 6 into 2/3 कर दी ना गलती. लैंग्वेज पढ़ो. Appointed 6 directors whose period of office is liable to be determined by rotation. Who's liable to be determined by rotation. तो ये सारे के सारे रोटेशनल है. रोटेशनल मेरे सारे के सारे हैं इस केस में. रोटेशनल मेरे सारे के सारे. अब रिटायरमेंट की जब बात करोगे तो 6 into 1/3. ठीक है, वो जो कि मेरा आएगा 2. राइट. कमिंग टू नेक्स्ट, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इज इट पॉसिबल फॉर अ रिटायरिंग डायरेक्टर टू कंटिन्यू इन ऑफिस बियॉन्ड द डेट ऑफ AGM which had to be adjourned due to disturbances at the meeting. yes sir, हमने तो BR कुंद्रा पढ़ रखा है, हम तो लगा के आएंगे, गलती हो जाएगी. BR कुंद्रा में मैंने कीवर्ड भी मार्क करवाया था, दोबारा दिखा देता हूं भैया आपको. ये देखो कीवर्ड हेल्ड, नॉट हेल्ड. तो इसमें AGM होल्ड तो हुई है, एडजर्न हुई है. तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कोई गलती नहीं करी है AGM ना रखवा के, AGM रखी है, एडजर्न हुई है. तो इस केस में जब एडजर्नमेंट होती है, BR कुंद्रा का केस लॉ अप्लाई नहीं करेगा. अब आगे बात आएगी कि उसको एक्सटेंशन, वो एडजर्नमेंट तक जो है वो बात कंटिन्यू कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. बट BR कुंद्रा की बात इसके अंदर नहीं लगेगी, बिकॉज द AGM हैज बीन ड्यूली कन्वीन्ड. दैट केस अप्लाइज व्हेन AGM इज नॉट हेल्ड. अच्छा, अब एक चीज का ध्यान रखो, एज पर सेक्शन 152(6) पेंडिंग द डिसीजन द रिटायरिंग डायरेक्टर कैन कंटिन्यू इन द ऑफिस आफ्टर द डेट ऑफ AGM. हिज रीअपॉइंटमेंट डिपेंड्स अपॉन द डिसीजन टेकन इन द एनुअल जनरल मीटिंग. क्योंकि AGM एडजर्न जनरल मीटिंग क्या रहेगी, इट इज अ मियर कंटिन्यूएशन ऑफ द ओरिजिनल मीटिंग. तो उस केस में हमें कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू करने दो उसको. इफ इन द एडजर्न जनरल मीटिंग ऑल्सो द प्लेस इज नॉट सो फिल्ड अप एंड द मीटिंग हैज नॉट एक्सप्रेसली रिजॉल्व्ड नॉट टू फिल द वैकेंसी, ही शैल बी डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड एक्सेप्ट इन 5 केसेस. तो अगर आपने मीटिंग एडजर्न हो जाती है और उस केस में आपने एडजर्न मीटिंग में भी कुछ भी नहीं किया प्रॉपर तरीके से, तो अगर आपने अपॉइंटमेंट नहीं करी या एक्सप्रेसली रिजॉल्व नहीं किया, तो उस केस में यू हैव टू गो फॉर डीम्ड रीअपॉइंटमेंट एक्सेप्ट इन 5 केसेस. राइट. नाउ ओके, एक नोट है, द रूल ऑफ ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट डज नॉट अप्लाई टू अ केस वेयर AGM इज नॉट हेल्ड. अगर AGM आपने होल्ड ही नहीं करी तो ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट लगेगा ही नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट के लिए AGM के अंदर कुछ होना जरूरी है. क्या होना जरूरी है? वी डिड नॉट रिजॉल्व नॉट टू फिल वैकेंसी एंड वी डिड नॉट फिल द वैकेंसी. तो ये चीज का भी ध्यान रखना. सो इफ AGM इज नॉट हेल्ड, द रिटायरिंग डायरेक्टर शैल नॉट कंटिन्यू बियॉन्ड द लास्ट डेट टिल विच द AGM शुड हैव बीन हेल्ड. इसके अंदर BR कुंद्रा लग जाएगा, प्रोवाइडेड देयर इज नो एक्सटेंशन ऑफ AGM बाय द रजिस्ट्रार. ओके. नाउ ये अगेन वेरी वेरी स्टैंडर्ड, बहुत रिपीटेटिव क्वेश्चन है, आपको इसमें कहीं पे भी दिक्कत नहीं आएगी. इसके अंदर भी प्रॉपर है. देखो, 2 डायरेक्टर्स है A एंड B, उसके बाद 3 डायरेक्टर्स और अपॉइंट हुए हैं, उसके बाद 3 हुए हैं, और उसके बाद 2 को हम रिटायर करवाने की बात कर रहे हैं. तो टोटल आप गिन लोगे 8, 3 + 3 + 2, 8 का 2/3, अपर राउंड ऑफ 6, 6 का 1/3, 2.
तो ए और बी को ही मैंने बोला था रिटायर करवाने के लिए क्वेश्चन ने, तो इट इज वैलिड, ठीक है, इट इज सफिशिएंट। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, ये क्वेश्चन है, देखो, अ कंपनी हैज 11 डायरेक्टर्स, कौन कौन? मिस्टर एक्टिव एंड मिस्टर आर्काइव, दे आर द नॉमिनीज ऑफ 2 पीएफआई। पीएफआई के बारे में एग्जैक्ट बोल नहीं रखा कि सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है या नहीं, ओवरराइडिंग है नहीं, तो हम इसको अज्यूम कर लेते कि है, अजम्पशन डाल देंगे, अज्यूम कर लेंगे और उसको एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है, ओके। मिस्टर फर्स्ट एंड मिस्टर सेकंड एंड मिस्टर थर्ड, ये सेकंड एजीएम में आए, सेकंड और थर्ड का ध्यान रख लेना क्योंकि लॉन्गेस्ट वालों को रिटायर करवाना है। उसके बाद मिस्टर फोर्थ एंड मिस्टर फिफ्थ थर्ड एजीएम में आए। मिस्टर एडिशन एडिशनल डायरेक्टर की तरह आया है, और इसको मैं ब्रीफली बता रहा हूं, ये जो एडिशनल और ये सब चीजें आपको ध्यान आ रही है ना, कैजुअल वैकेंसी, इसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा आपको रुकना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको मैं आपको पेंडिंग छुड़वा के आई विल कवर दिस अलॉन्ग विथ 161, ठीक है, या चलो मैं आपको ब्रीफली बता देता हूं, 161 वाली बात मैं आपको बाद में बता दूंगा। एक मिस्टर एक्सीलेंट है, ही वॉज अपॉइंटेड एज एमडी फॉर 5 years विद इफेक्ट फ्रॉम सेकंड एजीएम, तो उसको भी सेकंड एजीएम में अपॉइंट हुआ है। एक मिस्टर वन मोर है, अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर। लिस्ट आउट द ऑर्डर हु शैल बी वेकेटिंग द ऑफिस एट 4th एजीएम। तो थर्ड तक आपको इंफॉर्मेशन दे दी, फोर्थ वाले में आपको रोटेशन और रिटायरमेंट का कंसेप्ट लगाना है और पिक करना है लॉन्गेस्ट वाले लोग, ठीक है। अब पेपर पे थोड़ा सा मार्किंग कर लो कि कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो कौन से कहां पे, आप फर्स्ट एजीएम लिखो, सेकंड एजीएम लिखो, थर्ड एजीएम लिखो। बचे वाले जो है वो एडिशनल कैजुअल अभी समझ नहीं आएगा, वो मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा, समझ तो 161 के बाद ही आएगा, ठीक है। अब इस केस में मेरे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं, 11 या 11-2? सर 11-2, क्योंकि इसमें मैं अजम्पशन दे रहा हूं, तो देख लो, अज्यूमिंग दैट मिस्टर आर एक्टिव और आर्काइव के बारे में, अज्यूमिंग दैट वो जो पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिन्होंने अपॉइंट करा है, दे आर अंडर अ सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, उसको अज्यूम करके मैं क्या कर रहा हूं, रोटेशनल इज इक्वल टू टोटल इंटू 2/3, और टोटल मैंने ले लिया 9, ठीक है, यहां पे मैंने सारा बता दिया है। 11 -2, क्यों, अजम्पशन की वजह से, तो 9 का 2/3 और 6, तो 6 में से अब मैंने क्या बोला, मैक्सिमम 3 कैन बी नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स। अब मिस्टर एडिशन, वन मोर एंड कैजुअल आर नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स इन द गिवन केस, क्यों, क्योंकि एडिशनल और कैजुअल वैकेंसी वाले लोग हैं, ये नॉन रोटेशनल होते हैं। तो अगेन ये 161 के बाद ही समझ आएगा, तो इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दो। आगे, बैलेंस आर रोटेशनल डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 1/3 शैल रिटायर एट द 4th एजीएम, ओके। अब 6 जो मेरे बचे हुए होंगे, जो मेरा रोटेशनल आया, उसमें से 1/3 मुझे निकालना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मेरे टोटल में से जो 3 चले गए, टोटल में से मेरे 3 चले गए, और उस रोटेशनल का 1/3 मेरा 2 मुझे रिटायर करवाने पड़ेंगे, ठीक है। अब कौन से वाले 2 को रिटायर करवाऊंगा, लॉन्गेस्ट। सो 2 डायरेक्टर्स हु हैव हेल्ड द ऑफिस फॉर द लॉन्गेस्ट शैल रिटायर एट द 4th एजीएम। आपको कंसेप्ट क्लियर है ना, 11 टोटल था, टोटल में से मैंने नॉमिनीज अजम्पशन देके एक्सक्लूड करवा दिया 9, तो 9 इंटू 2/3 आया, और उस 6 में से मैंने अब 1/3 को रिटायर करवाना है, 1/3 को मुझे रिटायर करवाना है। तो देख लो, अब रिटायर किसको करवाऊंगा, लॉन्गेस्ट वाले को। अब हमारा सवाल आता है, नाउ वी नीड टू फाइंड दोस 2 डायरेक्टर्स हु विल रिटायर। अब फर्स्ट वो जो एजीएम वाली बात कही थी, ये देख लो, मिस्टर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये सेकंड एजीएम में आए थे, तो देखो, मिस्टर फर्स्ट, मिस्टर सेकंड, मिस्टर थर्ड एंड मिस्टर एक्सीलेंट, ही इज अ रोटेशनल डायरेक्टर एंड अपॉइंटेड, ये अगेन इसके बारे में जो फैक्ट्स दे रखी है, दैट ही इज अपॉइंटेड इन अ जनरल मीटिंग एंड द फैक्ट दैट ही इज अ एमडी, ये देखो यहाँ पे बता रखा था ना कि वो एमडी है। मिस्टर वन मोर वॉज अपॉइंटेड, ये वाला नहीं, मिस्टर एक्सीलेंट, ये रहा, मिस्टर एक्सीलेंट वॉज अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर। भाई तू कुछ भी अपॉइंटेड हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो लॉन्गेस्ट वाले पिक करने हैं। तो ध्यान से देखो, सेकंड एजीएम में, ये एक्चुअली क्या है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली दिस इज बेटर कि आप खुद इसको एक बार सॉल्व करो, क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें एक साथ आपको बतानी पड़ेंगी ऊपर नीचे करके, तो ब्रीफली समझ लो, उसका खुद सॉल्व करना एक बार। तो सेकंड एजीएम पे कौन कौन अपॉइंट हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और मिस्टर एक्सीलेंट। तो देखो एक बार, मिस्टर फर्स्ट, मिस्टर सेकंड, मिस्टर थर्ड एंड मिस्टर एक्सीलेंट, ये जने हैव बीन लॉन्गेस्ट इन द ऑफिस। सेकंड एजीएम वाले लॉन्गेस्ट होंगे ना थर्ड वाले से कंपेयर्ड, एंड हैव बीन अपॉइंटेड ऑन द सेम डे, क्योंकि सारे के सारे एक ही दिन एक ही एजीएम में अपॉइंट हुए। अब इन चारों में से मैं किसको उठाऊं, सर आपने बताया तो था एग्रीमेंट और लॉट्स। तो देखो, नाउ 2 आउट ऑफ देम शैल हैव टू रिटायर एट द 4th एजीएम।
Selection of two shall be either on the basis of agreement between them or their names shall be picked by lot. Okay. Also, Mr. Addition and Mr. One More being the additional director shall vacate their offices as their tenure will expire. 161 pending. खत्म होने के बाद दोबारा करोगे क्लास, जब आप पूरी दोनों पार्ट्स रिव्यू पूरा देख लोगे उसके बाद इन क्वेश्चंस में डाउट नहीं आएगा. अभी आ रहा है क्योंकि मैंने अभी आपको करवाया नहीं है, तो रुक जाओ थोड़ा सा. ठीक है, तो कंक्लूजन में मैंने क्या डाल दिया, मिस्टर एडिशन, मिस्टर वन मोर, ये इस वजह से, एंड 2 आउट ऑफ मिस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड एक्सीलेंट जो कि सिलेक्ट किए जाएंगे एज पर एग्रीमेंट और लॉट शैल वेकेट देयर ऑफिसेस एट 4th एनुअल जनरल मीटिंग. और मिस्टर कैजुअल वैकेंसी वाला जो था, अगेन 161(4) का रेफरेंस आ गया, ये आपको पेंडिंग है, अभी इसको भी छोड़ दो. ये कंसेप्ट्स के बाद अब एक क्वेश्चन है, लिस्टेड कंपनी है, इसके टोटल 20 डायरेक्टर है और कॉम्पोजिशन देखो क्या दिया हुआ है, 6 आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. एक्सक्लूड कर देंगे या नहीं करेंगे? यस सर, टोटल में हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे. 3 आर नॉमिनी ऑफ एसबीआई. मैंने तो आपको वैसे भी बता दिया था, आईसीआई ने जो आपको एमटीपी में डाला था उसमें बता दिया था कि दिस इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फ्रॉम हुम इट हैज गिवन अ फाइनेंशियल असिस्टेंस. तो एसबीआई इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर अ सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. ये चीज मैंने आपको बता दी. और एसबीआई के रिस्पेक्ट में आपको कहीं पे भी कोई डाउट आता है तो उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है. तो फाइनेंशियल असिस्टेंस देते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, लिखो वहां पे नॉमिनी. ठीक है, नॉमिनी, और प्लस इन्होंने यहां पे भी दिया हुआ है. तो अगर नहीं देते स्टिल वो नॉमिनी डायरेक्टर्स की तरह इसको इंक्लूड करना है. अब टोटल में से हम इसको एक्सक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? यस सर, -3. क्यों? क्योंकि एसबीआई वाले को मैंने आपको बोला है एक्सक्लूड करने के लिए, बिकॉज इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अंडर सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विद ओवरराइडिंग प्रोविजंस. 2 आर नॉमिनीज अपॉइंटेड बाय फाइनेंस लिमिटेड टू रिप्रेजेंट इट्स इंटरेस्ट. इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन with whom the company has long term lease agreement. सर एक्सक्लूड कर दूं? नो, बिकॉज दिस इज नॉट अंडर अ सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट. ये कंपनी है नॉर्मल सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इट इज नॉट अंडर अ सेपरेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, हेंस एक्सक्लूड नहीं करेंगे. तो 20 -6 -3 आपका 11 के हिसाब से आपको निकालना है. 11 टोटल आएगा. तो देख लो आपके आंसर में भी सारा कुछ वही दिया हुआ है. टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 11, फिर 11 का 2/3 और 11 उसका 8 का 1/3. अगेन नॉट अ वेरी बिग इशू, नोट में मैंने आपको डाल दिया है. अच्छा, एक क्वेश्चन है उसको भी थोड़ा सा मैं बता देता हूं. द प्रोमोटर्स ऑफ अ कंपनी दे वांट टू इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स. अब उन्होंने प्रपोज किया है अपने 2 डायरेक्टर्स, कौन कौन, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड होल टाइम डायरेक्टर को. वो कह रहे हैं दे शैल नॉट बी लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन. मतलब वो कह रहे हैं सर इन दोनों को हमें ना नॉन रोटेशनल बनाना है, नॉन रोटेशनल बनाना है. और पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्संस हु कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर्स नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन. अब बच्चे इन वाली कंफ्यूजन से, इस वाली जो इंफॉर्मेशन से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं. सो काइंडली अंडरस्टैंड कि ये वाली जो इंफॉर्मेशन दी रखी है दिस इज इररेलेवेंट. कंपनी क्या करना चाहती है, कितनों को नॉन रोटेशनल लगाना चाहती है, दिस इज इररेलेवेंट व्हेन आई एम गोइंग टू आंसर एज पर लॉ कितने रोटेशनल है और कितने मैक्सिमम नॉन रोटेशनल हो सकते हैं. तो आपका जो टोटल जाना चाहिए 11 पे ध्यान. 11 का 2/3 आप निकाल लो 8, और 8 में 8 नीड टू बी रोटेशनल डायरेक्टर, हेंस मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशनल शैल बी बैलेंस, जो कि 11 - 8 3. अब आप आंसर करो कि यस 3 मैक्सिमम हो सकते हैं और कंपनी कह रही है हमें 2 लगाने हैं, तो 2 नॉन रोटेशनल अलाउड है, 2 नॉन रोटेशनल अलाउड है. लेकिन जब आप इसको कैलकुलेट कर रहे हो ना, तब 11 में से 2 मत माइनस कर देना. पता नहीं है कभी कभार बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए मैंने बता दिया. कुछ नहीं एक्सक्लूड करना है. टोटल 11 है, 11 का रोटेशनल होने चाहिए 8, तो मैक्सिमम नॉन रोटेशनल बैलेंस 11 - 8 = 3. उन 3 में से कंपनी कह रही है हमें 2 लगाना है, तो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा, इस क्वेश्चन को भी जरा पेंडिंग मार देना, ये 162 है. ब्रीफ बता देता हूं. कैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंक्रीज द स्ट्रेंथ टू 18 फ्रॉम 11 बाय अपॉइंटिंग एडिशनल डायरेक्टर्स थ्रू सिंगल रेजोल्यूशन. ये सिंगल रेजोल्यूशन वाला कंसेप्ट 162 में आता है और ये जनरल मीटिंग पे लगता है, ये जनरल मीटिंग पे लगता है, राइट. ये मेंबर्स पे, मतलब मेंबर्स पे लगता है, बोर्ड पे नहीं लगता, राइट. तो क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये काम कर सकते हैं? आंसर इज यस. व्हाई? बिकॉज सेक्शन जो इसको रेस्ट्रिक्ट करता है वो मेंबर्स पे लगता है एंड क्वेश्चन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करी जा रही है. आई होप दिस इज क्लियर. बस ये हमारा आज के पार्ट के लिए इतना ही था. तो आपको 2-3 जगह जो लगेगा ना कि सर ये वाले पार्ट हमें समझ नहीं आ रहा है, एडिशनल वाला और 162 वाला जैसा भी क्या, ये अगले पार्ट में कवर हो जाएगा. पूरा चैप्टर होने के बाद क्वेश्चन बैंक पे आना,
छोड़ना नहीं है कुछ भी, बट पेंडिंग पेंडिंग छोड़ के उसको कंसेप्ट के बाद कर लो। या तो ऐसा कर लो, या तो पूरा लेक्चर खत्म होने दो, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक को कवर करना, सारा एक फ्लो में निकल जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, इन क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा मैं तोड़ूंगा तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि पेपर में क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं तो मुझे डालना ही था, इसको मैं बाद में डालने की जगह मैंने पहले ही रखा जहां पे मेन कंसेप्ट है, और थोड़ा बहुत जो लिंक हो रहा है उसको हम चैप्टर खत्म होने के बाद कवर कर लेंगे, राइट। सो दिस वाज आवर पार्ट नंबर 1। कल अगले लेक्चर में वी आर गोइंग टू कवर द पार्ट नंबर 2 और डायरेक्टर्स को खत्म करेंगे। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर, एक ओवरऑल कंसेप्ट क्लैरिटी आई है, एंड डू मैसेज मी कि आपको यू नो कंसेप्ट का समझ आया नहीं आया, एनी डाउट्स कुछ भी है। ये मत सोचना कि सर क्या सोचेंगे, ये पूछो या नहीं पूछो, जस्ट पूछो, आई विल बी देयर, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, राइट। सो ऑल द बेस्ट, बी सेफ, टेक केयर, बाय।